आर्टिकल 16 के अंदर हमने 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1995 तक कर लिया था। ये हो गया था हमारा, बनाते रहना, ठीक है, क्योंकि उससे प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे। लास्ट हम लोगों ने कहां तक कर लिया था? आर्टिकल 16 तक हम लोगों ने कर लिया था। आर्टिकल 16 के अंदर हमने 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1995 तक कर लिया था। ये हो गया था हमारा, ये चीज हो गई थी। 77वां संवैधानिक संशोधन कंप्लीट हो गया था कि नहीं हुआ था? एक बार कंफ्यूज अगर आप लोग मुझे बता दोगे तो मैं देख लूंगा, बिकॉज़ नोट्स के अंदर मैंने देखा था हमारा 77th अमेंडमेंट तक हो गया था। पर एक बार आप बताइए कि क्या 77th अमेंडमेंट तक हो गया था? जय हिंद, जय हिंद, नाश्ता, गुड इवनिंग। हो गया था, हो गया था ना। चलिए अब इसके बाद अपन बात करते हैं आर्टिकल 16 के अंदर ही। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 16 के अंदर ही, आर्टिकल 16 का क्लॉज 4B। देखिए इसमें क्लॉज होते हैं। आर्टिकल 16 का क्लॉज ए था, अपने 4A देखा। अभी आर्टिकल 16 का कौन सा है? आर्टिकल 16 का क्लॉज 4B है। अब ये किसके बारे में बात करता है? ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट याद रखिएगा। इसको 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा ऐड किया गया। किसके द्वारा ऐड किया गया था? 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 के द्वारा। 2000 के अंदर एक संवैधानिक संशोधन किया जाता है, 81वां संवैधानिक संशोधन, और उस संवैधानिक संशोधन के द्वारा बैकलॉग सीट्स के बारे में कुछ चेंजेस किए जाते हैं। बैकलॉग सीट्स को लेकर कुछ चेंज किए जाते हैं, और बैकलॉग सीट्स को लेकर यहाँ पर कुछ प्रावधान बनाए जाते हैं कि जब भी बैकलॉग सीट्स के बैकलॉग वैकेंसीज आएगी तो वैकेंसीज किस तरह की होगी। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है, मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों को पता है, किसी को पता है बैकलॉग सीट्स क्या होती है? ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ लो पहले, पर पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी को पता है बैकलॉग सीट्स क्या होती है? Has anyone knew about the backlog seats? बिल्कुल इसको पूरा एक्जैक्टली डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो इसका मेन एसेंस है, जो मेन इसका तत्व है कि बेसिकली अमेंडमेंट क्या था, इसके अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया, क्या था और क्या फायदा हुआ, उसके बारे में अपन बात करेंगे। बैकलॉग सीट्स की वैकेंसी नहीं निकली कभी आपके? नहीं पता है? यस सर, सीट्स व्हिच आर नॉट फिल्ड। देखो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि बैकलॉग सीट्स बेसिकली होती क्या थी, अभी भी क्या होती है, अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया। जैसे मान लेते हैं एमपी पुलिस के अंदर, एमपी पुलिस के अंदर मान लेते हैं 100 वैकेंसी निकली। कितनी वैकेंसी निकली? एसआई की, सब इंस्पेक्टर की 100 वैकेंसी निकली। इसमें ये है कि जनरल की 100 में से कितनी सीट्स थी? मान लेते हैं जनरल की 50 सीट थी। ध्यान से देखते जाना। ओबीसी की कितनी सीट्स थी? ओबीसी की मान लेते हैं कि 10 सीट्स थी। एसटी की कितनी सीट्स थी? एसटी की सीट्स थी यहाँ पर 20, और एससी की सीट यहाँ पर कितनी थी? एससी की सीट भी यहाँ पर थी 20। हो गया आपके 100 सीट्स। इस तरीके से वैकेंसी निकली। अब होता है कि एग्जामिनेशंस होते हैं, वैकेंसी के ऊपर, इस पोस्ट के ऊपर एग्जामिनेशन होते हैं, सारी चीजें चलती है, बहुत सारा चीज़ होता है, और एग्जामिनेशन सारी चीजें होने के बाद जनरल की 50 में से 50 सीट फिल हो जाती है, ठीक है। ओबीसी की 10 में से 8 सीट फिल होती है, एसटी के 10 में से 20 में से 10 सीट फिल होती है, और एससी की 20 में से 15 सीट्स फिल हो जाती है। अब बची हुई सीट्स कितनी है? यहाँ पर ओबीसी की 2 सीट्स बच गई, यहाँ पर एसटी की 10 सीट बच गई, यहाँ पर एससी की कितनी सीट्स बच गई? 5 सीट्स बच गई। मैं इन सारी सीट्स को प्लस करूं तो कितना आ रहा है? 10 5 15, 15 और 2 17। पहले ये होता था कि जो 17 सीट्स है जिसमें कोई व्यक्ति नहीं आया, किसी रीजन की वजह से सीट्स फिल नहीं हो पाई, तो ये जो सीट्स होती थी ना 17 सीट्स, ये ट्रांसफर हो जाती थी किसको? ओबीसी को, सॉरी जनरल को। जो बची हुई सीट्स होती थी वो ट्रांसफर हो जाती थी जनरल को। पढ़ा पता है इस बारे में? ये ट्रांसफर हो जाती थी पहले। अब क्या हुआ? ट्रांसफर होती थी तो यहाँ पर एक विरोध उठा कि ये तो सीट्स है तो रिजर्व कैटेगरी के लिए, जैसे 2 सीट्स यहाँ पर जनरल की थी, 10 सीट जो है तो एसटी की थी, और 5 सीट जो है वो एससी की थी, ये जनरल को ट्रांसफर क्यों की जा रही है? अब यहाँ पर इसका सलूशन क्या निकाला गया? यहाँ पर ये सलूशन निकला और एक अमेंडमेंट आता है। अमेंडमेंट कौन सा है? अमेंडमेंट अपन ने कर दिया 81st अमेंडमेंट 2000। इसके द्वारा ये कर दिया कि नहीं, ये जो सीट्स है ना, जितनी बची हुई सीट्स है, ये जनरल को ट्रांसफर नहीं होगी, या जो बची हुई कैटेगरी इसको ट्रांसफर नहीं होगी। जब अगली बार वैकेंसी निकलेगी तो अगली बार वैकेंसी के अंदर इन सीट्स को जोड़ दिया जाएगा। मतलब मान लो अगली बार पुलिस की 80 वैकेंसी निकली, इसमें एसटी की वैकेंसी कितनी थी? एसटी की मान लो 10 वैकेंसी थी, तो जो लास्ट ईयर बची हुई वैकेंसी थी ना 10, उसको भी इसके अंदर जोड़ दिया जाएगा। ये किया जाएगा, मतलब जिसकी वैकेंसी है ये उसी को दी जाती है। या फिर ये करेंगे कि अलग से बैकलॉग सीट्स के लिए एक विज्ञप्ति निकाल देंगे, अलग से जितनी सीट्स बची है, ये जो 17 सीट बची है, इसके लिए अलग से एग्जामिनेशन ले लेंगे। पर ये जो सीट्स है, ये जो अनरिजर्व कैटेगरी बेसिकली इसको ट्रांसफर नहीं होगी। कॉलेज में भी ऐसा होता है, यहाँ पर हम बोल रहे हैं। अब ये जो चीज थी ये पहले नहीं होती थी, पहले ट्रांसफर हो जाती थी, बट बाद में अभी की अगर मैं स्थिति बताऊं तो अभी क्या होता है? अभी बैकलॉग सीट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया, जिसके द्वारा ये जो सीट्स है, जिस कैटेगरी की सीट्स है वो उसी कैटेगरी के पास है। आ गया बात समझ में? अभी क्लियर हो गया? देखो उसी ईयर में निकालना जरूरी होता है कई बार कि आप उसी ईयर में निकाले वैकेंसी, पर कई बार क्या होता है किसी रीजन की वजह से उसी ईयर में वैकेंसी नहीं निकल पाती, तो सरकार नेक्स्ट ईयर में निकाल देती है। बैकलॉग सीट्स की वैकेंसी जनरली उसी साल में निकालना जरूरी होता है जनरली, बट क्या कई बार स्टेट टू स्टेट, देखो बहुत रिजर्वेशन का क्या है ना, रिजर्वेशन हो गया, अपनी जो बैकलॉग सीट्स हो गई, इसके ऊपर स्टेट्स का या स्टेट गवर्नमेंट का डिनोमिनेशन बहुत ज्यादा है। मतलब सीधी सी अगर बात की जाए कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि साहब कब इसकी सीट निकालनी, कब ये क्या करना है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये कब किया गया था? ये भी किया गया है 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 के द्वारा। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़े। नहीं मिस आउट नहीं होती शिवम, अगली बार अलग से इनकी एग्जाम्स ले ली जाती है। बैकलॉग सीट्स के लिए अलग से वैकेंसीज निकाल दी जाती है, अलग से एग्जाम भी हो जाता है। ये ऐसा नहीं होता कि मिस आउट हो जाता है, मिस आउट कभी भी नहीं होता। आगे बढ़े। क्लियर हो गया है? बताइए क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगली जो आर्टिकल 16 के अंदर अगला जो सब क्लॉज है, दैट इज आर्टिकल 16 का क्लॉज 6 की हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके बारे में आप सबने पढ़ा है। बेसिकली किसके बारे में बात करता है? बात कर रहा है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बारे में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। अब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जिस तरीके से एसटी, एससी, ओबीसी को आरक्षण दिया गया, ये जो आरक्षण है एसटी का, एससी का और ओबीसी का, ये आरक्षण किस आधार पर है? ये सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के आधार में। मतलब हमारे यहाँ पर जो आरक्षण का प्रावधान है, जो आरक्षण का बेस है, वो हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल नहीं था कभी भी कि फाइनेंशियल बेसिस पर आरक्षण दिया जा रहा है। वो आरक्षण किस बेसिस पर दिया जाता है? सोशली, कि समाज के अंदर वो जो वर्ग है,
उस वर्ग का कितना कह सकते हैं कि कितने उस वर्ग का शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस वर्ग की स्थिति क्या है सोसाइटी के अंदर। दूसरा, एजुकेशनली वो वर्ग समाज का कितना ज्यादा प्रॉस्परस है, पढ़े लिखे लोग उस वर्ग के अंदर कितने। इन दो बेसिस के ऊपर पहले अपने भारत के अंदर रिजर्वेशन दिया जाता था, बट क्या हुआ यहाँ पर आप सब जानते हैं कि कई लंबे समय से डिमांड चल रही थी कि नहीं जनरल कैटेगरी के लोग हैं, बेसिकली अगर मैं बात करूं जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनके अंदर भी कई ऐसे बच्चे होते हैं उस कैटेगरी के अंदर भी जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, और फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होने के कारण वो स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते जो कि दूसरा बच्चा प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पास रिजर्वेशन नहीं है, कट ऑफ काफी हाई जा रहा है एग्जामिनेशन के अंदर। तो क्या किया जाए? अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या करा, ये अभी आया है, बहुत पुराना कोई कैटेगरी नहीं है, ये जो परसेंटेज रिजर्वेशन का है बहुत पुराना नहीं है, एक कैटेगरी को लॉन्च किया गया, इसका नाम रखा गया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसको कहा गया इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। संविधान में एक अमेंडमेंट किया जाता है 103वां संवैधानिक संशोधन 2019 का, ध्यान से सुनिएगा, 103वां संवैधानिक संशोधन 2019 का, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। सरकार ये कहती है कि पहली बार, अभी तक हमने ऐसा किया नहीं है ना, संविधान में लिखा गया, पहली बार हमारे संविधान में इकोनॉमिकल बेसिस के ऊपर, इकोनॉमिकल मतलब फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर रिजर्वेशन दिया गया। और रिजर्वेशन किसको दिया गया? रिजर्वेशन दिया गया केवल और केवल जनरल कैटेगरी को। जनरल कैटेगरी समझते हैं आप लोग, जो अनरिजर्व कैटेगरी है। जनरल कैटेगरी के अंदर कितना परसेंट आरक्षण दिया जाएगा? 10% आरक्षण उन बच्चों को दिया जाएगा। कहां पर दिया जाएगा आरक्षण? कॉलेज एडमिशन के अंदर भी और सरकारी नौकरियों के अंदर भी। ध्यान से सुनिएगा, कॉलेज में एडमिशन के अंदर भी, सरकारी नौकरियों के अंदर भी, जिनकी इकोनॉमिकल स्थिति काफी कमजोर है, भले उनकी कैटेगरी जनरल है, वो जनरल से बिलोंग करते हैं, बट ध्यान से सुनिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जितनी भी कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज को अभी तक रिजर्वेशन दिया जा रहा था किस बेसिस पे? सोशल बेसिस पे, एजुकेशनल बेसिस पे। भारत में पहली बार, ध्यान से सुनना, भारत में पहली बार इकोनॉमिकल बेसिस के ऊपर रिजर्वेशन दिया गया। और रिजर्वेशन कितना है? रिजर्वेशन है 10% का आरक्षण दिया गया है। कितना आरक्षण है? आरक्षण है 10% का, 10% रिजर्वेशन दिया जाता है। पढ़ा होगा ना इसके बारे में? हाँ बेटा, इसी के अंदर नहीं दिया। सुना इसके बारे में किसी ने? हाँ जी, किसी ने सुना है कि नहीं सुना है? बताइए। सुना है इसके बारे में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में? बताइए। इस बार सीडीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आ ही गया था ना, बिल्कुल सही बात है, सुना है आप लोगों ने। अब देखिए क्या है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर ऐसा नहीं होता है कि किसी को भी यहाँ पर रिजर्वेशन मिल जाएगा, किसी को भी रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ते हैं, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया आपको फॉलो करने पड़ेंगे कि ये क्राइटेरिया आपके अंदर अगर आप आ रहे हो ना, तो आपका ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा। अभी क्राइटेरिया क्या है तो सरकार ने डिसाइड करके रखे, वो एक बार देख लो, आपने सुना होगा शायद इसके बारे में, बट एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपकी जो मंथली इनकम है, आपके पूरे परिवार की, आपके परिवार में 4 लोग कमाते हैं, 5 लोग कमाते हैं, तो आपके पूरे परिवार की जो एनुअल इनकम है साल भर की आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। पहली चीज है, पहला क्लॉज है, पहली कंडीशन है। आपका पूरा परिवार की जो वार्षिक आय है सभी संसाधनों से, आपको रेंट मिल रहा है, आपकी दुकान है, आपके भैया जॉब में, आपके पिताजी जॉब में, आपके पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है, जो वार्षिक इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। 8 लाख से ज्यादा होगी तो आप क्रीमी लेयर के अंदर आ जाएंगे बेसिकली, मतलब फिर आप इकोनॉमिकली वीक नहीं माने जाएंगे, नंबर 1। दूसरी चीज है, अब ऐसे लोग जो जॉब में नहीं है, वो किसानी करते, खेती करते, एग्रीकल्चर के अंदर, यहाँ पर भी बोला गया, यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड है, मतलब आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा खेती करने की जमीन है, तो फिर भी आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे। 5 एकड़ से कम है तो आप आ जाओगे, 5 एकड़ से ज्यादा है तो फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर नहीं आओगे, आपको वीकर सेक्शन के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। तीसरी चीज, आपके रेसिडेंस के एरिया के हिसाब से बताया कि अगर आपका घर जहां पर रहते हैं, अगर वो 1000 फीट से स्क्वायर फीट से ज्यादा का आपका घर है, मतलब जहां पर रहते हैं, आपका जो रेसिडेंट है, आपका जो घर है, अगर वो 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा के एरिया के ऊपर बना है, तो भी आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर नहीं आते। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो मेजरली 3 चीजें देखी जाती है इसमें। पहला क्या? 8 लाख से कम सैलरी होनी चाहिए, परिवार की जो वार्षिक आय है सभी संसाधनों से 8 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि अगर आप किसान है तो आपके पास 5 एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 6 एकड़ जमीन है, 7 एकड़ जमीन है, तो फिर आप नहीं आ सकते। तीसरा चीज, घर के अंदर आप रहते हैं तो घर आपका 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। अगर ये चीजें आप फॉलो करते हैं तो फिर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाता है। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनने का बेसिकली फायदा क्या है? कितना परसेंट आरक्षण मिलता है आपको? 10% रिजर्वेशन दिया जाता है। किसमें दिया जाएगा 10% रिजर्वेशन? याद रखो, एडमिशन के अंदर भी दिया जाता है, दूसरा जॉब्स के अंदर भी दिया जाता है। जितनी कैटेगरीज है, जितने जॉब्स हैं, उसमें भी दिया जाएगा आपको। और इसके अलावा आपको जो रिजर्वेशन का फायदा आपको कॉलेजेस के अंदर भी मिलता है, आपको कहीं पर एडमिशन लेना है वहां पर भी आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो ये फायदा आपको मिलता है। रेंटेड होम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, साक्षी खुद का घर होना चाहिए 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का। रेंटेड होम में तो ऑब्वियसली फिर आपकी संपत्ति है ही नहीं, संपत्ति वाला क्लॉज आपके ऊपर लगता नहीं। क्लियर है? समझ में आ गया? ये जनरल के लिए, याद रखिएगा, ये जनरल के लिए है ना, ये केवल जनरल के लिए, याद रखिएगा। हमारे देश में इकोनॉमिकल बेसिस के ऊपर अभी जो रिजर्वेशन दिया गया वो केवल जनरल कैटेगरी को दिया गया। पता है, जितनी भी सीट्स हैं, टोटल जितनी भी सीट्स हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं 200 सीट्स हैं, 200 सीट्स है तो ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है वो कितना रहेगा? इस पे 10% रहने वाला है। तो 200 सीट का 10% कितना? यहाँ पर 20 सीट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व रहती है। तो ये रिजर्वेशन का प्रावधान इस तरीके से चलता है हमारे देश के अंदर। ओके, तो ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी सरकार ने रिजर्वेशन दिया है गवर्नमेंट जॉब के अंदर। ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़े। ओबीसी के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए आप अलग कैटेगरीज होती, क्रीमी लेयर्स अपन पढ़ेंगे जब मंडल कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, उस टाइम पर अपन डिटेल में ओबीसी के बारे में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे अपन, है ना। जब मंडल कमीशन आएगा, बहुत सारे कमीशन आएंगे, इंदिरा सहाय केस आने वाला है, 50% आरक्षण से ज्यादा वाली अपन बात करेंगे, तब अपन सारी चीजें करेंगे। यहां तक क्लियर है? ग्रेट। ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर का भी अलग चीज है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब एक बात मुझे बताओ, जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, है ना, यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन की जो बात करते हैं कि 10% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है,
उसके अलावा हम देखते हैं ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था मध्य प्रदेश के अंदर, ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन दिया गया था, जिसको सरकार ने बाद में चुनौती दी, हाईकोर्ट के अंदर चुनौती दी और उसके केसेस यहाँ पर चल रहे हैं। रिजर्वेशन के कई सारे केसेस भारत के अंदर भी चल रहे हैं। अब कई लोग ये विरोध करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं कि रिजर्वेशन का हम पूरे देश में विरोध कर रहे थे और आपने 10% का ईडब्ल्यूएस आरक्षण यहाँ पर दे दिया, जनरल कैटेगरी के अंदर इकोनॉमिकल बेसिस के ऊपर आपने रिजर्वेशन दे दिया। इसको लेकर भी कई लोग बहस करते हैं कि ऑलरेडी आरक्षण हमारे देश में इतना था और उसके बाद आपने 10% को लेकर और ज्यादा आरक्षण यहाँ पर दे दिया। इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस भी किया था, बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, आपको पता होगा 10% रिजर्वेशन के बाद अभी वो केस किया था। उसके केस के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा जब अपन केस स्टडी करेंगे। तो उस केस में ये कहा गया कि ये जो 10% का आरक्षण है, इस आरक्षण का जो आधार है वो आधार क्या है, वो आधार है आपका इकोनॉमिकल बेसिस। तो इस बेसिस पे वो केस किया गया कि जब आरक्षण का आधार इकोनॉमिकल बेसिस है तो केवल ये आरक्षण जनरल कैटेगरी को क्यों दिया जा रहा है, ये आरक्षण एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी को क्यों नहीं दिया गया। समझे क्या केस था? मैंने एक केस की रूपरेखा बता रहा हूं आपको, बेस बता रहा हूं केस का कि केस क्यों गया था। हालांकि उस केस को रिजेक्ट कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जजमेंट क्या था क्या नहीं था अपन डिटेल में पढ़ेंगे। केस ये था कि अगर हमारे देश में इकोनॉमिकल बेसिस के ऊपर रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो इकोनॉमिकल बेसिस पर रिजर्वेशन जब सरकार दे रही है तो फिर वो सरकार डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रही है। आर्टिकल 14 तो इक्वालिटी की बात करता है, सरकार डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रही है। सरकार अगर इकोनॉमिकल बेसिस पर रिजर्वेशन दे रही है तो केवल जनरल को ना दे, एसटी को भी दे, ओबीसी को भी दे और वो एससी को भी दे। तो ये इन बातों को लेकर भी कोर्ट के अंदर केसेस गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो ये समझ के आपको चलना पड़ेगा कि ये जो बेसिस होते हैं कई बार, हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को नकार दिया, उन्होंने बोला कि नहीं ये सरकार के पक्ष के अंदर है। जो अदर कम्युनिटीज की, अगर अदर हम कैटेगरीज की बात करें, एसटी, एससी, ओबीसी की बात करें, ऑलरेडी उनके पास रिजर्वेशन है तो उस रिजर्वेशन उनको ऑलरेडी देकर रखा है, तो फिर यहाँ पर इकोनॉमिकल बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था, वो केस अपन पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। बट ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि रिजर्वेशन को लेकर हमारे देश में कई सारी चीजें शुरुआत से और लंबे समय से चलती आ रही। क्लियर है, समझ में आ गया? ग्रेट, आगे बढ़े। फोर्सेस में नहीं है रिजर्वेशन। देखो फोर्सेस के अंदर रिजर्वेशन नहीं होता है, ना तो एनडी में मिलेगा आपको, ना सीडीएस के अंदर रिजर्वेशन नहीं होता है। फोर्सेस में नहीं है रिजर्वेशन। अभी मैं आप लोगों का विचार जानना चाहता हूं। आप लोग ऑलरेडी बहुत मैच्योर बच्चे हैं। अभी कास्ट बेस्ड सेंसस निकालने की डिमांड कर रही है कई सारी सरकारें कि जातिगत जनगणना को आधार बनाना चाहिए और जातिगत जनगणना करवाने की बात कर रही है। आपके हिसाब से जातिगत जनगणना करवाना कि किसी राज्य के अंदर किस जाति के कितने लोग हैं, जैसे यादव कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, मिश्रा कितने हैं, त्रिपाठी कितने हैं, दैट मींस जाति की अगर मैं बात करूं ब्राह्मण कितने हैं, यादव कितने हैं, अहीर कितने हैं, कि जातिगत जनगणना की जो सरकारें बात कर रही है कई राज्यों के अंदर कर रही है। आप सबको पता है, आपने सुना होगा, बिहार की मैं बात करूं या कई राज्य ऐसे हैं जहां पर डिमांड उठती जा रही है। आपके हिसाब से आप बताओ, आप एक मैच्योर पर्सन हो, आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, गर्ल्स भी बताइए मुझे यहाँ पे कि आपके हिसाब से क्या ये जातिगत जनगणना करवाना क्या ये सही है या गलत है? तो आपके हिसाब से अब अगर हाँ मैं नहीं बताऊंगा, देखो वो पर्सनल मेरा व्यू है। ये कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आपका अपना व्यू ज्यादा मायने रखता है। तो मेरा एक होमवर्क आप इसको मान लो या एक मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि आज शाम को जब बैठो ना, आधा घंटा बैठे हो तो आधा घंटा जब भी बैठो तो 5 पॉइंट जातिगत जनगणना के पक्ष में लिखिएगा और 5 पॉइंट उसके विपक्ष में लिखिएगा कि क्यों जातिगत जनगणना सही नहीं है और सही क्यों है ये भी लिखिएगा। ठीक है, दोनों लिखना है आपको क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेक्चरेट के अंदर हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, लेक्चरेट के अंदर नहीं भी पूछा तो अपने को इतनी समझ होनी चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि साहब अगर जातिगत जनगणना करवा रहे हैं तो इनके पीछे इनका मोटिव क्या है। देखो हर चीज के पीछे एक मोटिव होता है। अगर कोई सरकार डिमांड करती है हमको ये करना है तो उसके पीछे उनका कोई मोटिव ऑब्वियसली। तो अगर आपको मोटिव समझ में आ गया तो फिर आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि जब भी इन चीजों के बारे में पढ़े तो अपनी एक विचारधारा बनाने की कोशिश करें और अपनी विचारधारा केवल तब बनती है जब आप उसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों को जानते हो, जब आप उसकी अच्छाइयों को भी पढ़ते हो और बुराइयों को भी पढ़ते हो, दोनों को एक नजर से देखते हो या उसके बारे में विचार करते हो, सोचते हो। उसके बाद तुम्हारी सोच डेवलप होगी कि हाँ मैं ये चाहता हूँ, इसलिए दोनों के बारे में लिखना। ओके ओके ठीक, क्लियर। ठीक है, अभी आप अपना अपना मामला है आपका कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ये सारी चीज। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। बहुत अच्छे, पर अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ तुम लोग, बस वही चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी सब तो जीवन में चलता रहता है। अपनी सोच का दायरा बढ़ाना, लोग सोच का दायरा बनाते हैं नेगेटिव चीजों के अंदर, कुछ भी बकवास बातों के अंदर अपनी सोच का दायरा बढ़ाने की बात करते हैं। देखो मेरी सोच कितनी अच्छी बिकॉज मैं उस चीज के बारे में सोच रहा हूँ। जो बकवास, बिग बॉस के अंदर कौन जीतेगा, ये ओटीटी में कौन जीत जाएगा, ये कौन सी मूवी चलेगी कि नहीं चलेगी, ये तुम्हारी सोच का दायरा नहीं बढ़ाती। ये तो डिस्ट्रैक्शन है समाज के अंदर। ये चीजें तो क्या डिस्ट्रैक्ट कर रही है तुमको। कुछ भी करो जीवन में, मैं तो हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि अपने टाइम को तुम इन्वेस्ट करते हो। जब तक तुम्हारे पास जॉब नहीं है, जब तक तुम्हारे पास बहुत अच्छी पोजीशन नहीं, जब तक तुम्हारे पास पावर नहीं, तब तक तुम्हारा टाइम तुम इन्वेस्ट करते हो। एज एन स्टूडेंट तुम्हारे पास पैसा नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तुम्हारे पास इन्वेस्ट करने के लिए टाइम है। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है इकोनॉमिक्स के अंदर? इन्वेस्टमेंट अच्छा वो होता है कि जो कुछ टाइम के बाद तुमने जहां इन्वेस्ट करा उसका प्रॉफिट तुमको हो जाए, उसका फायदा तुमको हो जाए, है कि नहीं? तो तुम्हारा टाइम तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है। अभी अब इस टाइम को तुम कहां इन्वेस्ट करते हो देख लेना। वो चीजों के अंदर कर रहे हो या ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जिसका फायदा तुमको बाद में होगा प्रॉफिट बनके, है ना? तो ये पॉइंट याद रखिएगा, हमेशा याद रखना, ऑलवेज इन्वेस्ट योर टाइम। किसी चीज की कीमत करो या ना करो, अपने समय की बहुत कीमत करो। जिस व्यक्ति ने समय की कीमत नहीं करी ना वो गर्त में गया, वो गिर गया, उसका कुछ नहीं हो सकता। अपने टाइम की हमेशा कीमत करो, अपने टाइम की बहुत वैल्यू करो। मतलब अपने जीवन की सबसे कीमती वस्तु अपने समय को समझो कि मेरा ये जो समय है, जो टाइम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं इसको बकवास चीजों में नहीं लगाने वाला। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। ओके चलो सॉरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, समझ सकते हो आप, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। चलो
फॉर एक्सेप्शंस टू जनरल रूल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी है कि अपॉर्चुनिटी इक्वल होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, बहुत सारी इक्वालिटी की हम बात करते हैं, बट ये चार चीजें हैं जो कि एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन समझते हो क्या होता है एक्सेप्शन का मतलब? हाँ जी, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? अपवाद होता है, बिल्कुल सही, अपवाद होता है। अब देखो बेसिकली चार अपवाद है, एक्सेप्शंस है किसके? आर्टिकल 16 के। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? आर्टिकल 16 ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ सरकारी नौकरी देने में आप उसके जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं कर सकते कि भैया आप यहां पैदा हुए हो ना तो आपको यहां पर, या आप अगर यहां पैदा हुए हो तो ही आप इस एरिया की नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब एग्जांपल की बात करें, बिहार पीसीएस का एग्जामिनेशन मान लेते हैं, बिहार पीसीएस का एग्जामिनेशन है। अब बिहार पीसीएस के एग्जामिनेशन के अंदर क्या एमपी का बंदा अप्लाई कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता है बताइए? एमपीपीएससी का एग्जामिनेशन है, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस और नो आंसर दीजिए। एमपीपीएससी का एग्जामिनेशन है, महाराष्ट्र का, बिहार का बच्चा अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर सरकार डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है भाई साहब, याद रखना कि नहीं भैया ये तुम यहां जन्म लिया है तो ही तुम इस एग्जाम को दे सकते हो, एमपीपीएससी का एग्जाम है तो एमपी का बच्चा दे सकता है, ऐसा नहीं होता है। ये एक्सेप्शन है। बट दो राज्य ऐसे हैं अभी, याद रखना, दो राज्य कौन से? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दो राज्य ऐसे एक्सेप्शन है जहां पर इन्होंने ये चीज करी है क्या कि वहां की सरकारी नौकरियों में वो वहीं के लोगों को प्रेफरेंस देते हैं, वहीं के लोगों को प्रेफरेंस देते हैं वो लोग। आर्टिकल 16 क्या बोलता है साहब कि प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। बट दो राज्य ऐसे, कौन से दो राज्य ऐसे? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन दो राज्यों के अंदर जब इस सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, इन राज्यों में जब इनकी गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात आती है तो ये प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। कितने राज्य? दो ही, अभी दो से ज्यादा नहीं, अभी दो ही राज्य। कई बार ऐसी नौकरियां निकली है, जैसे आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं, आंध्र प्रदेश का बच्चे को शायद पता होगा, आंध्र प्रदेश के अंदर आंध्र प्रदेश पुलिस की नौकरी निकली, उसमें साफ लिखा था कि केवल आंध्र प्रदेश के लोग अप्लाई कर सकते, केवल आंध्र प्रदेश के लोग अप्लाई कर सकते हैं, बाकी राज्यों के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ये क्या? ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो यहाँ पर याद रखना, अपन बात करते हैं कि प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, बट यहाँ पर किया गया। दो राज्य हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये दोनों का पॉइंट्स याद रखना। इसके बाद the state can provide for reservation of appointment or post in favor of any backward class that is not adequately represented in the state services। सीधी सी बात, यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की गई है कि अगर राज्य सरकारों को लगता है कि कोई क्लास, चाहे वो एसटी हो, ओबीसी हो या एससी हो, अगर उनका रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है सरकारी नौकरियों के अंदर, तो वो रिजर्वेशन दे सकते हैं। जिसके बारे में अपन ने पढ़ा कि भैया इतने % रिजर्वेशन ओबीसी को दिया जाता है, इतना इसको दिया जाता है, इतना इसको दिया जाता है। ये राज्य सरकारें डिसाइड करके देखती है। याद रखना, किसी राज्य में किसी एसटी को, एससी को, ओबीसी को कितना % आरक्षण देना है, ये केंद्र सरकार डिसाइड नहीं करती है। डिसाइड कौन कर रही है? ये राज्य सरकार डिसाइड करती है, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, a law can provide that the incumbent of an official related to the religious or domination institutions or a member of its governing body should belong to the particular religion or denomination। देखो ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया कि इन 5 ग्राउंड्स के ऊपर सरकार डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, उसमें एक ग्राउंड रिलीजन का भी था, धर्म का भी था ना, धर्म का ग्राउंड था। सरकारी नौकरियों में सरकार धर्म के ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है क्या? बताइए, सरकारी नौकरियों में सरकार धर्म के ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है? धर्म के आधार पर, धर्म को बेस बना के, साहब यू बिलोंग फ्रॉम दैट रिलीजन सो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दैट पोस्ट, ये सरकार कर सकती है या नहीं कर सकती? बताइए, यस और नो? कर सकती है, नहीं कर सकती, बट ये सही नहीं है। कई बार गवर्नमेंट के कुछ रिलीजियस डिनोमिनेशंस होते हैं, कई ऐसे डिनोमिनेशंस होते हैं, कई ऐसी चीजें होती हैं जो सरकार जिनको फंडिंग कर रही है। कई इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, ध्यान से सुनना, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है सरकार उनको फंडिंग कर रही है, मतलब वो सरकार के अंडर ही आते हैं, और वहां पर अगर वैकेंसी निकलती है ना तो फिर सरकार रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करती है। जैसे एग्जांपल की बात करें, अब मान लो कोई मदरसा है, मदरसा बेसिकली किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है? मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है। अब मदरसे के अंदर अगर कोई वैकेंसी निकालनी है, मान लो वो मदरसा सरकार चला रही है, मान लेते हैं, अब उस मदरसे के अंदर अगर कोई वैकेंसी निकालनी है तो ऑब्वियसली यहां पर वो कहेंगे कि जिसकी भी जो भी उस पोस्ट के ऊपर आएगा, ही और शी बिलोंग्स टू द मुस्लिम कम्युनिटी। अब हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के आदमी को नहीं देंगे ना वहां पर। वक्फ बोर्ड की अपन बात करें, वक्फ बोर्ड के अंदर वैकेंसी निकली क्लर्क की, वक्फ बोर्ड के अंदर भाई साहब क्लर्क की वैकेंसी। अब वक्फ बोर्ड के अंदर जब क्लर्क की वैकेंसी है तो उसमें मुस्लिम व्यक्ति को लिया जाएगा, उसमें किसी दूसरी जाति या दूसरे धर्म के व्यक्ति को तो नहीं लिया जाएगा ना। तो ये पॉइंट याद रखो, ये एक्सेप्शंस है कि अगर कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन है, कोई ऐसी संस्था है जो कि सरकारी है पर धार्मिक भी है, उसमें अगर कोई वैकेंसी आती है तो वहां पर फिर धर्म के आधार पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यस और नो? जल्दी बताओ बेटा, है ना? देखो मैं इसलिए टाइम लगा रहा हूं बिकॉज ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशंस के अंदर। प्राइवेट का देखो, प्राइवेट को सरकार कुछ नहीं कर सकती, प्राइवेट वैकेंसी में सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। केंद्र सरकार प्राइवेट जॉब में हस्तक्षेप नहीं कर सकती कि साहब आप इस तरीके से लो, इस तरह की वैकेंसी निकालो, आपके इंटरव्यू का प्रोसेस ये रखो, सरकार नहीं कर सकती ना साहब, सरकार नहीं कर सकती, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट, states are permitted to make provision for the reservation of up to 10% appointment of the post given in the EWS citizens। और चौथा कौन सा है? वही अपना EWS कैटेगरी का है कि राज्य सरकार अगर जनरल कैटेगरी में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है तो 10% आरक्षण उनको दिया जा सकता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। These are the important things। आर्टिकल 16 को अपन ने डिटेल में समझा है, एक्सेप्शंस में मैंने आपको बता दी। फिजिकल बेसिस पर सरकार करती है,
फिजिकल बेसिस के ऊपर सरकार करती है कि नहीं, डिस्क्रिमिनेशन करती है। हाइट इतनी होनी चाहिए इस नौकरी के लिए, तो फिजिकल बेसिस पे कर सकती है, एजुकेशनल बेसिस पे भी कर सकती है, और दूसरे कुछ मेंटल बेसिस के ऊपर भी करती है सरकार कई बार। ये व्यक्ति समझदार होना चाहिए, व्यक्ति का इतना होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, बाकी दूसरे बेसिस पे नहीं कर सकती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है? एक केस है, केस हालांकि वो हाई कोर्ट में नहीं गया था, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही था। भाई साहब एसएसबी के ऊपर केस कर दिया बच्चे ने। एफकेट का एग्जामिनेशन था, एफकेट के अंदर हमारा जो एसएसबी प्रोसेस होता है, एएफएसबी होता है। अब एएफएसबी के अंदर आप सब जानते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट लिए जाते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट जब लिए जाते तो भाई साहब साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल हो गए। अब फेल हो गए पर दिमाग थोड़ा ज्यादा था, बिकॉज पॉलिटी पढ़ के गए थे। पॉलिटी पढ़ के वो गए तो उन्होंने बोला कि साहब ये आर्टिकल 16 के अंदर डिस्क्रिमिनेशन किया गया। डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया गया? मेरा यहाँ पर लिखा नहीं है कि साइकोलॉजिकल बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते, बट स्टिल वहां पर क्या किया कि जिनकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी थी, जिनके अंदर ओएल क्यूज थे, साहब उनको ले लिया और हमारे जैसे बच्चे को छोड़ दिया। तो ये तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है। हालांकि वो केस शुरुआती दौर में रिजेक्ट हो गया, बिकॉज उसकी बात में कोई दम नहीं था, बिकॉज सीधा सीधा लिखा है कि इन 5 चीजों को छोड़ के, इन 5 चीजों को छोड़ के दूसरे बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। और वो एक प्रोसेस है, इंटरव्यू प्रोसेस, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, छटनी प्रोसेस है कि छाटा जा रहा है कि साहब इसके अंदर इक्वालिटी है कि नहीं। हर किसी को फौज में नहीं भर्ती कर सकते, फौज का आदमी बहुत अलग होता है, हर किसी को उसमें नहीं भर्ती किया जा सकता है, मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है, केपेबल पर्सन को लिया जाएगा। बट कई बार क्या होता है कि इस तरह के केसेस भी लोग करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि पॉलिटी को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है देश में। लोगों को पता ही नहीं होता है कि है क्या, वो सिर्फ सुन लेते हैं, कहीं से इस किताब से पढ़ लिया, 2 लाइन इधर से पढ़ लिया और लगता है कि हमको आर्टिकल 16 आ गया। ऐसा नहीं होता, चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। बेटा लास्ट पॉइंट, दाता साहब 10% रिजर्वेशन, अभी 15 मिनट वही समझाया मैंने आपको। अभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 10% का रिजर्वेशन का अमेंडमेंट समझाया तो सही, 103rd अमेंडमेंट वाला। हाँ भैया चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आर्टिकल 17 काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 17 किसके बारे में बात करता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, ध्यान से सुनना, अनटचेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं है, ये आप लोग मुझे बताओ। ये प्रश्न पूछा है सीएपीएफ स्टेटमेंट के फॉर्म में। अनटचेबिलिटी, छुआछूत की अगर मैं बात करूं, अनटचेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन की व्हाट इज अनटचेबिलिटी, छुआछूत है क्या, अस्पृश्यता है क्या, इसका वर्णन संविधान में है कि नहीं है, आप बताओ। इसका डिस्क्रिप्शन या इसका प्रॉपर्ली एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है संविधान के अंदर? नहीं है, याद रखिएगा, नहीं है। अनटचेबिलिटी क्या होगी इसका एक्सप्लेनेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया। संविधान के आर्टिकल 17 ने ये जरूर बोल दिया कि साहब अनटचेबिलिटी जो है, जो छुआछूत है, वो एक कानूनी अपराध होगा आगे जाके। अबॉलिशन करना है इसको अपने को हटाना, जड़ से मिटाना है। बट अनटचेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन, अनटचेबिलिटी का डेफिनेशन संविधान ने नहीं दिया। ये पॉइंट याद रखिएगा, बिकॉज अगर आपको ये लगता है ना कि अनटचेबिलिटी छुआछूत केवल और केवल धार्मिक आधार पे या जाति आधार पे होती है, तो ऐसा नहीं। छुआछूत कई तरीकों से हो जाती है। ये बहुत वाइडर एक्सप्लेनेशन है छुआछूत का। अगर हम बात करें जनरली हमारी सोसाइटी के अंदर हम बात करें तो लंबे समय से जाति के आधार पर भेदभाव किया गया है कि हम जब जाति आधार पर भेदभाव की बात करते हैं तो बहुत बड़ा नाम सामने आता है बाबा साहब अम्बेडकर का, बिकॉज उन्होंने इस चीज को फेस किया ग्राउंड लेवल पर। उन्होंने फेस किया, आपने सुना होगा जिस स्कूल के अंदर बाबा साहब पढ़ते थे, उस स्कूल के अंदर उनके पानी पीने के लिए उनका मटका अलग होता था और उनको पानी पिलाने के लिए व्यक्ति भी अलग होता था। मतलब वो खुद से पानी नहीं पी सकते थे। जिस दिन वो पानी पिलाने वाला व्यक्ति नहीं आता था उस दिन उनको प्यासे रहना पड़ता था। कई सारी चीजें ऐसी जो उन्होंने कई बार एक्सप्लेन करी, कई सारी चीजें थी। तो ये क्या है, ये जो एक समस्या थी भारत के अंदर बहुत लंबे समय से थी, बहुत लंबे समय से थी। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्लियर है? यस। अब ये जो चीज हुई कि बहुत लंबे समय से समस्या थी, तो भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 17 में साफ साफ ये बोल दिया कि इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा। हमने देखा आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन अपने को देखने को मिला, आर्टिकल 15 का एक्सेप्शन देखने को मिला, आर्टिकल 16 के अंदर हम लोगों ने कई तरह के एक्सेप्शंस देखे, पर आर्टिकल 17 का कोई भी एक्सेप्शन नहीं। देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 17। ये सीधा सीधा विरोध करता है किसका? छुआछूत का, किसी भी फॉर्म का। हालांकि इसमें डिटेल में कुछ नहीं बताया, बस ये कहा गया है आर्टिकल 17 के अंदर कि साहब छुआछूत का कोई भी फॉर्म भारत के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होगा और भारत से इस प्रथा को हमको हटाना है। इसके बाद कई कानून बने, जैसे आपने सुना होगा अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 का आया, इसमें अमेंडमेंट हुआ 1970 के दौर में, इसमें अमेंडमेंट भी हुआ और इसको एक कानून बना दिया गया। कैसा कानून बना दिया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति छुआछूत को प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा गया किसी भी तरीके से, तो एक दंडनीय अपराध के तौर पर उसको सजा दी जाएगी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि आर्टिकल 17 काफी इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल 17 को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, बिकॉज आर्टिकल 17 बहुत डिटेल में है भी नहीं। क्योंकि छुआछूत का विरोध करने की इसमें बात की गई कि छुआछूत को अबॉलिश किया जाएगा। छुआछूत का जो भी व्यक्ति प्रयोग करता है या उसको प्रैक्टिस करता है, भारत के अंदर उस व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान दिया गया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, क्लियर है? समझ में आ गया? फिजिकल प्रॉब्लम पर अनटचेबिलिटी, अनटचेबल लीगल है, फिजिकल प्रॉब्लम पर अनटचेबल लीगल है। ऑब्वियसली बेटा अनटचेबल नहीं होगा, पर वो आप जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर रहे हो ना। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? सिंचन नोहरा साहब पूछ रहे हैं, नोहरा साहब जापान में नोहरा, अच्छा सर नेम, अच्छा चलिए ठीक है। नोहरा साहब ये पूछ रहे हैं कि सर कोविड के टाइम पर अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 से ग्रसित है और अगर उस व्यक्ति के साथ हम लोग छुआछूत करते हैं, छुआछूत मतलब उस व्यक्ति को हम छूते नहीं, उसके पास नहीं जाते हैं, तो क्या ये भी अनटचेबिलिटी के अंदर आता है क्या? ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। आप जानबूझ के उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे। आप वो चीज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के अंदर कोई बीमारी, और वो बीमारी आपके अंदर लग सकती है, आप अपना बचाव कर रहे हो। अरे आप जानबूझ के किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर या उसके धर्म के आधार पर छोटा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। उस व्यक्ति को एक ऐसी शारीरिक समस्या है जो आपके अंदर भी आ सकती है, आप भी उसकी चपेट में आ सकते हो, तो आप अपना बचाव कर रहे हो, उसमें ये चीज नहीं की जाएगी। ऐसे क्वेश्चन ठीक है, कोई बात नहीं, तो मेडिकल कंडीशंस है, प्रिकॉशन है, वो इट्स अ प्रिकॉशन। जाति आधार पर नहीं कर सकते सपना सर। फिर अनटचेबिलिटी किस बेसिस पे होता था? जाति के आधार पे। छुआछूत जाति के आधार पर होता था कि आप ऊंची जाति के, हम नीची जाति के, ये कह दिया जाता था कई बार कि हम ऊंची जाति के हैं, आप नीची जाति के, आप यहाँ नहीं बैठ सकते। तुमको क्या लगता है कि आज छुआछूत या जाति प्रथा खत्म हो गई? कितने बच्चों को लगता है कि आज जाति प्रथा खत्म हो गई? देखो मैं प्रैक्टिकल बात करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, ना मेरा नेचर वैसा है, ना मेरा
थॉट प्रोसेस वैसा है। तो मैं सीधा तुमसे पूछता हूँ, तुमको लगता है कि जाति प्रथा खत्म हो गई? किसी को लगता है? आज भी है, नहीं हुई है जाति प्रथा, आज भी है समाज के अंदर। ये पॉइंट याद रखिएगा, है ना। अगर आप बिहार के बहुत इनर एरियाज के अंदर जाएंगे, बिल्कुल विलेज एरिया के अंदर जाइए, आप यूपी के बहुत विलेज एरिया के अंदर चले जाओ, इवन एमपी के अंदर भी मैं बात करूंगा, एमपी की मैं बात करूंगा, छत्तीसगढ़ की बात करूंगा, इनके बिल्कुल आप इनर एरियाज के अंदर चले जाइए जो बहुत ज्यादा पिछड़े एरियाज हैं, गांव की मैं बात करूं, उन गांव के अंदर आज भी छुआछूत और ये सारी चीजें काफी ज्यादा है। आप नहीं मानोगे मेरी शायद इस बात को, शायद आप कई बच्चों को ऐसा जो शहरों में रहते हैं जिनको नहीं पता, उनको लगता होगा कि यार साहब सर क्या बात कर रहे हो, बट ये है बेटा, लिटरली है। आज भी कई घर ऐसे हैं जहां पर जब एक पर्टिकुलर जाति के व्यक्ति उनके घर पे आते हैं तो उनको चाय का कप अलग से निकाल के दिया जाता है, उनका चाय का कप अलग है और उनको चाय पिलाई जाती है उसी कप में और कहा जाता है कि आप अपना इस कप को धोके यहाँ पर रख दो क्योंकि हम आपके कप को छू नहीं सकते। ये चीजें मैंने देखी अपनी आंखों से, हालांकि जब मुझे ये चीज पता लगी तो मैंने बड़ा विरोध भी किया उस चीज का। पर क्या होता है कि जब आप बहुत किसी विलेज एरिया के अंदर जाते हैं और आप किसी के घर में हैं और कोई व्यक्ति ये कर रहा है और आप उसका विरोध करते हैं इस चीज को लेकर, तो उनको लगता है कि अरे बहुत अपने आप को पढ़ा लिखा बाबू समझ रहा है इसलिए इस चीज का विरोध कर रहा है, हालांकि मुझे बड़ा गुस्सा है, मैंने उसका विरोध कर। बट ये चीज होती है, आपको शायद सुन के लग रहा होगा कि नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है, ये होता है, आज भी ये चीज है क्योंकि मैं चीजों को अपनी आंखों से देखा, तो ये चीजें आज भी होती है। और मैं देखो वही चीज बोलता हूँ कि देखो समाज में बदलाव बनाना, जब हम बात करते हैं बड़ी बड़ी, तो आप समाज में हम ये बदलाव ले आएंगे, ये इक्वालिटी ले आएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पहले इन चीजों को दूर करो। अगर आप किसी ऐसे गांव से बिलोंग करते हो, आप किसी ऐसे एरिया से बिलोंग करते हो जहां पर अभी भी प्रैक्टिस हो रही है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है उसके खिलाफ एटलीस्ट आवाज तो उठा, यार एक गलत चीज है। लोगों को पता होना चाहिए कि आप किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं कर सकते, आपको भी भगवान ने बनाया, उसको भी भगवान ने बनाया, केवल जाति के आधार पर आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, जो कि बहुत गलत चीज होती है। तो ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि चीजें आज भी प्रेजेंट है। आप कई बार बोलते कि नहीं सर रिजर्वेशन बंद कर देना चाहिए, नहीं सर इसको तो कम कर देना चाहिए, आप में से कई लोग बोलते हैं। मैं आपसे कहता हूं बिल्कुल चलिए ठीक है, आपकी एक बार मैं बात मान लेता हूं कि ठीक है इन चीजों के ऊपर शायद सोचना चाहिए, पर जो चीजें अभी भी समाज में स्थित हैं उसके खिलाफ भी पहले हमको कदम उठाना पड़ेगा ना। पहले चीजें लेवल पे तो लेके आ जाए, पहले चीजें नॉर्मलाइज तो कर ले हम लोग, पहले सबको एक पटरी पे एक लेवल के ऊपर लेकर आ जाए, उसके बाद हम बात करेंगे कि अब ये करने की जरूरत है या नहीं है। बट अभी समस्याएं हैं, समस्याओं को सुलझाना बहुत जरूरी है। आई बात समझ? बहुत सारी चीजें होती है समझ में नहीं आता ना। देखो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सेंस ऑफ ब्रदरहुड नहीं है ना। हम दिक्कत समस्या यही तो आती है कि हम आज भी जातियों के अंदर, हम आज भी धर्म के अंदर, हम आज भी कई चीजों में बटे हुए हैं और बटे होने के कारण ये समस्याएं लगातार आती रहेगी। अब आप इस चीज को 100 साल बोल दो या 200 साल भी बोल दो, आप सोचोगे कि भैया हम बहुत एडवांस हो गए, हम ये हो गए। वो शहर में एडवांस होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें कि अगर आपको किसी एमएनसी के अंदर नौकरी मिली, एमएनसी के अंदर जब आपको नौकरी मिलती है तो आप उसके सीईओ से उसकी जाति नहीं पूछते कि आप अच्छा इस कंपनी का सीईओ तो ये नहीं, अब मैं इसके यहाँ काम नहीं करूंगा, ये करते हो क्या आप नहीं करते। बहुत सारी चीजें होती है। तो क्या व्यक्ति अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से बहुत जल्दी चेंज कर लेता है? हाँ, व्यक्ति सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करता है। जहां परिस्थितियां उसके पक्ष में है वो अपने आप को उस तरीके से ढाल लेता है और जहां परिस्थितियां उसके विपक्ष में है वो अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है कि नहीं है चीजें हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, सब बराबर है, सब बराबर है, अपन आप में जो भी व्यक्ति है सब बराबर है। ये बात ध्यान रखिएगा। व्यक्ति का जो चीजें हैं या व्यक्ति किस तरीके का है, उसका नेचर क्या है, जो भी चीज है जो भी आप मानते हो वो कर्म के आधार पर होती है हमेशा। शास्त्रों के अंदर जब आप डिटेल में पढ़ोगे, कभी समय मिला आपको तो पढ़िएगा डिटेल के अंदर, शास्त्रों के अंदर भी दिया गया है कि कर्म प्रधान चीजों के बारे में बताया गया। कर्म से व्यक्ति का चीजों का पता होता है। कर्म कौन से? अच्छे कर्मों की बात कर रहा हूँ, अच्छे कर्म बुरे कर्म की बात कर रहा हूँ। व्यक्ति किस तरीके के कर्म करता है। एक राक्षसी कर्म होते हैं, एक देवीय कर्म होते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो सब चीजें अच्छी पर कर्म राक्षसी है, तो वो कहीं सेंस नहीं निकलता। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, आप लोग समझदार हैं, आई होप आप इन चीजों को समझेंगे, बिकॉज आपसे ये एक्सपेक्ट मैं करता हूँ कि आप आगे जाके एटलीस्ट आप लोग इन चीजों को सपोर्ट तो नहीं करोगे। ओके चलिए बात करते हैं आर्टिकल 18 की। सही बात, क्या क्लियर है? प्रभु श्री राम के मित्र थे निषाद राज, बताया कि नहीं? रामायण पढ़ी? मैं मतलब कहते ना, सही बात है, संसार में केवल एक ही परफेक्ट मैन हुआ है, वो प्रभु श्री राम। लिटरली निषाद राज जानते हैं, जंगल में रहते थे, आदिवासी थे, उनके परम मित्र, गले लगाया था, जाते टाइम भी मिले थे। जब आए तो वादा किया था कि जब भी आऊंगा अयोध्या आपके यहाँ जरूर रुकूंगा, मिल के गए। बहुत सारी चीजें हैं जो आप हर व्यक्ति से सीख सकते हैं। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ, जब भी आप किसी भी धर्म को आप मानते हैं, जब भी आप किसी धर्म के पुराणों को पढ़ते हैं, किसी अपने भगवान को पढ़ते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, उनके कुछ गुण लाने की कोशिश अपने आप के अंदर कीजिए कि काश ये गुण थोड़े से मेरे अंदर भी आ जाए। सिर्फ बोल देने से कि साहब ये नहीं, उसको अपने अंदर लेकर आना बहुत जरूरी हो जाता है कि नहीं? बहुत सारी चीजें। चलिए आगे बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 किसके बारे में बात करता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की। टाइटल्स का बेसिकली मतलब क्या होता है? उपाधियों का अंत। टाइटल्स का मतलब क्या होता है? उपाधियों का अंत। हेलो, उपाधियों का अंत, उपाधि का मतलब क्या होता है बताएगा? दादा साहब आपका नॉलेज बड़ा खराब है, आपने पढ़ा ही नहीं है कुछ चीजें। एक दावत होती है हमारे, अदगल गगरी चल कच्चा, आधा अधूरा ज्ञान 4 लोगों से सुनने के बाद। खुद से कभी आपने कुछ पढ़ा नहीं, इसलिए आप ये चीज क्या है, उससे पढ़िए चीजों।
तब चीजें समझ में आई, है ना? तो समस्या वही तो है, व्यक्ति खुद के ज्ञान पे भरोसा नहीं करता, व्यक्ति सुने सुनाए ज्ञान पे ज्यादा भरोसा करता है। 4 पोस्ट इंस्टाग्राम पे देख ली, 4 चीजें इस पे देख ली और ये कर ली और समझ लिया कि हाँ ये बात यही सच सच थी। सेंस ऑफ इंक्वायरी, सेंस ऑफ अवेयरनेस रखी, समझिए इन चीजों को, तब समझ में आएगा। चलिए आगे बात करते हैं अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की। उपाधियों कहते थे, उपाधियां क्या होती है? देखो उपाधियां हमारे यहाँ पर नहीं दी गई। उपाधियां बेसिकली कब दी जाती थी? जो अंग्रेज होते थे। अंग्रेजों का सिर्फ एक ही माइंडसेट था, वो क्या था? फूट डालो शासन करो। फूट डालो शासन करो के तहत वो क्या करते थे? डिवाइड करना उन्होंने शुरू करा। दे डिवाइडेड इंडिया इनटू, शुरुआत में धर्म के आधार पर डिवाइड करा, फिर कास्ट के आधार पर डिवाइड करा, रिलीजन के आधार पर डिवाइड करा। कई तरीके से उन्होंने क्या डिवाइड करना धीरे 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 शुरू कर दिया। अब एक तरीका अंग्रेजों का ये था, उनको चीज समझ में आ गई कि भारतीयों को अगर तोड़ना है। अब समस्या क्या थी? अंग्रेजों को ये चीज पता है कि यार देखो इंडिया बहुत बड़ा नेशन, इतने सारे लोग हैं, ये यूनाइटेड हो गए तो हमको भगा देंगे, और अगर इनको यूनाइटेड होने से अपने को बचाना है या इनको यूनाइटेड अपने को नहीं होने देना है, तो सबसे बढ़िया चीज अपन क्या करो? आप इनको डिवाइड करो। डिवाइड करने के लिए अंग्रेज क्या करते थे कि अलग अलग कम्युनिटीज के अंदर जाके अलग अलग लोगों को टाइटल देना उन्होंने शुरू कर दिया। और किनको टाइटल देते थे? ऐसे लोग जो अंग्रेजों की आवभगत करते थे, मतलब ऐसे लोग जो अंग्रेजों का कह सकते हैं ना गुलामी करते थे या उनकी चापलूसी करते थे या जो भी चीजें होती है वो करते थे। अब ऐसे लोगों को टाइटल देना उन्होंने शुरू करा। जैसे किसी को टाइटल दे दिया राय बहादुर साहब का, किसी को राज बहादुर, किसी को दीवान साहब, किसी को राजा साहब का टाइटल दे दिया। अबे टाइटल से समस्या ये है कि ये टाइटल इन्होंने अर्न नहीं करे कुछ अच्छा काम करके। ये टाइटल्स इनको जो मिले हैं वो क्यों मिले? वो मिले चापलूसी करके। चापलूसी समझते हो क्या होता है? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय चापलूसी? से क्या समझते हो? क्या होता है चापलूसी करना? कोई बताए? क्या होता है चापलूसी? बोलिए क्या होता है? सर्वेंट बूट लिखिंग, अच्छा झूठे जूते चाटने की बात करें, बटरिंग करना, बस वही चीजें अंग्रेजों के साथ करते थे। सीधी सी बात है, बटरिंग करना, हाँ में हाँ मिलाना, ये चीजें करना। अरे बहुत अच्छी चीज कही जाती है, साइकोलॉजिकली कही जाती है कि ऐसे लोग जो चापलूसी करते हैं या ऐसे लोग जो बटरिंग करते हैं वो अपने जीवन में बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं, पर उतनी जल्दी वो अपने जीवन में नीचे भी गिरते हैं। इसलिए कहा जाता है एक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि पहचान भले ही छोटी हो पर खुद की होनी चाहिए। पहचान भले ही छोटी हो पर खुद की होनी चाहिए। मैंने देखा है कि लोग कौन हो, अरे वो नेताजी के हम ये हैं, अरे वो उनके हम ये, अरे उनकी वो तो उनकी पहचान है, तुम क्या करते हो ये बताओ ना। तो पहचान छोटी हो पर खुद की होनी चाहिए। एक ऑफिसर के लिए तो आप लोग एटलीस्ट हमेशा याद रखिएगा, आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप फौज में जाओ ना जाओ बहुत मैटर नहीं करता है, पर कभी भी किसी का दामन पकड़ के जीवन में ऊंचे उठने की कोशिश मत करना कि इनका हाथ पकड़ के हम आगे बढ़ गए। नहीं, छोटी पहचान होगी, खुद मेहनत करेंगे, 4 बार गिरेंगे 5वीं बार उठ जाएंगे, पर अपनी एक पहचान बना के जीवन से या दुनिया से अपनी एक पहचान के साथ चलेंगे, ना कि किसी की पहचान के साथ। अभी चुनाव चल रहे थे एमपी के अंदर, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने कभी अपने पेरेंट्स को इतना सम्मान नहीं दिया होगा जीवन में, कभी अपने माता पिता को इतना सम्मान नहीं दिया होगा। नेताजी के सामने दिन भर पाँव पड़े हुए हैं, बैठे हुए पाँव के अंदर, अरे नेताजी को खांसी भी आ गई तो पानी लेके आ रहे हैं। मतलब क्या चल रहा है? ये क्या है? क्या चीजें थी? आत्मसम्मान के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। आप लोग याद रखना, इन बिटवीन ये चीजें इसलिए बोलता रहता हूं बिकॉज़ इस एज के अंदर आपके सामने कई सारे विकल्प आएंगे जीवन में। ये किसी का दामन पकड़ के आप आगे निकल जाओ, मत पकड़ना। तो शुरुआत में आपको बहुत अच्छा गेन दे देगा कि शुरुआती तौर पर आपको एक बूस्ट मिलेगी कि हाँ सामने मेरे को मिल गया, पर वो लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हारा साथ नहीं देगा बिकॉज़ तुमको तुम्हारी पहचान खत्म हो जाती है उससे। तो ये छोटी सी एडवाइस है मेरी कि कभी भी किसी का दामन पकड़ के आगे मत बढ़ना। पहचान छोटी हो जाए कोई समस्या नहीं है, 4 पैसे कम कमा लेना कोई समस्या नहीं है, पर अपनी खुद की पहचान जीवन में। तुम्हारे फादर ऐसे ही हैं, तुम्हारे पेरेंट्स से पूछना, तुम्हारे फादर ये बोलेंगे कि हाँ बेटा हम भी ऐसे ही थे, कभी ऐसा करा नहीं। वो जरूरी है, वो जरूरी भी है बेटा, क्योंकि गर्व से कहीं पे तभी खड़े हो पाओगे। बाकी चलो आते अपने टॉपिक की तरफ, है ना? ये तो बोल भी सब प्रेशर आप बात बहुत करते हैं। आगे आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है कि आप टाइटल नहीं लगा सकते। आज के टाइम पर मैं तुमको राजा साहब, राय बहादुर साहब इसका टाइटल दे दूं तो वो टाइटल आप नहीं लगा सकते, सीधी सी बात है, टाइटल नहीं लगा सकते। बट यहाँ पर हमारा जो संविधान है, संविधान का आर्टिकल 18 ये बोलता है कि अगर आपने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाया है, आपने अपने नाम के आगे कोई एकेडमिक टाइटल लगाया है, जैसे कि इंजीनियर की अपन बात करें, आपने अपने नाम के आगे सीए लगाया है, तो ये टाइटल्स आप लगा सकते हैं अपने नाम के आगे। क्यों लगा सकते हैं? व्हाई? बिकॉज़ दीज आर द एकेडमिक टाइटल्स। ये चीजें आपने अर्न करी, बट अर्न करी है तो लगा सकते हो। अब तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम नाम के आगे डॉक्टर लगा दो तो ले जाएगी पुलिस पकड़ के तुमको। ये नहीं कर सकते, पॉइंट याद रखिएगा। तुम अपने नाम के आगे टाइटल तभी लगा सकते हो जब तुमने उस चीज को क्या किया हो, अर्न किया। इसलिए मैं क्लास में डांट देता हूं कई बार। कई बच्चे अपने नाम के आगे मेजर लगा लेते हैं, कई बच्चे अपने नाम के आगे कैप्टन लगा लेते हैं, कई बच्चे अपने नाम के आगे लेफ्टिनेंट लगा लेते हैं। साहब यू हैव टू अर्न दैट थिंग, अर्न करनी पड़ेगी ये चीज। ये इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पिताजी कोई भी बहुत अच्छी खूबसूरती फौज की कि आपके फादर के पास दुनिया भर का पैसा है किसी के फादर के पास, तब भी वो लेफ्टिनेंट का टाइटल अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता, वो यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकता है। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। ये तो खूबसूरती चीज। अब ये पॉइंट याद रखिएगा कि आप एकेडमिक टाइटल्स लगा सकते हैं जो आपने अर्न करे। दूसरा, आप मिलिट्री टाइटल्स लगा सकते हैं। ऑब्वियसली आप फौज को ज्वाइन करेंगे, आप पुलिस को ज्वाइन करेंगे, आप पैरामिलिट्री को ज्वाइन करेंगे, आप नाम के आगे लेफ्टिनेंट, सब इंस्पेक्टर, आईपीएस, आईएएस, ये अपने नाम के आगे आप लगा सकते हैं। मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स एक्सेप्टेड हैं भारत के अंदर, बट इसके अलावा दूसरे टाइटल्स एक्सेप्टेड नहीं है। तुमको किसी दूसरे देश ने सर की उपाधि दे दी कि साहब अमेरिका से तुमको सर की उपाधि दे दी, तो ये जो सर की उपाधि है ना, ये तुम भारत में आके नहीं लगा सकते। अमिताभ बच्चन साहब को बहुत सारी उपाधियां मिली, फ्रांस ने भी दी, कई जगह से दी है, पर अपने नाम के आगे वो सर नहीं लगाते। अमिताभ बच्चन साहब सर अमिताभ बच्चन वो नहीं लगा सकते, ये पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे आधार कार्ड के अंदर आगे तुम्हारा टाइटल लगता है क्या कभी? थैंक यू। तुम्हारे नाम के आगे तुम्हारा टाइटल लगता है क्या कभी? अर्न करना पड़ती चीज है। नहीं लगता है।
तो ये पॉइंट भी याद रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना कि जितने भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जो कि जनरल पर्पस के लिए, उसमें नाम के आगे टाइटल कभी नहीं लगता, भले तुम्हारे पास एकेडमिक टाइटल हो या कुछ भी। हाँ, कैडेट लगा सकते हो, कैडेट तुम लगाते हो, मैं मना भी नहीं करता हूं, लगाओ कैडेट, एनसीसी के अंदर तुम हो। या कैडेट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसमें कुछ सीखने की इच्छा हो, जो किसी भी तरह की एक ट्रेनिंग ले रहा है, विच इज सॉर्ट ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग, फिर चाहे वो आप लॉजिकल ट्रेनिंग ले रहे हो, प्रैक्टिकल ले रहे हो, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग ले रहे हो, तो वो चीज आप कर सकते हो। अब देखो इसके बाद ये आर्टिकल ये भी कहता है, आर्टिकल 18 ये कहता है कि नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। सीधी सी बात है, अगर तुमको किसी दूसरी कंट्री से कोई टाइटल मिला, किसी फॉरेन स्टेट से तुमको कोई टाइटल मिला, पहली बात भारत सरकार से पूछे बिना तुम उस टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये भी याद रखना, भारत सरकार से पूछना पड़ेगा कि साहब ये कंट्री मेरे को सर का टाइटल दे रही है, या ये कंट्री मेरे को ये टाइटल दे रही है, मैं एक्सेप्ट कर लूं क्या? एक्सेप्ट कर भी लिया तो उस टाइटल को तुम अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। नो सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का कोई भी नागरिक अगर किसी दूसरे देश से कोई टाइटल एक्सेप्ट कर लेता तो पहले उसको भारत सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है, मंजूरी भी ले भी ली तो भी वो अपने नाम के आगे उस टाइटल को नहीं लगा सकता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? यस, क्लियर हो गया? हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये पॉइंट याद ध्यान से सुनना, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब अभी यहां पर लगा रहा हूं कि कोई व्यक्ति अगर किसी सरकारी नौकरी के अंदर, कौन सी नौकरी में? सरकारी नौकरी के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम कर रहा है, चाहे राज्य सरकार के अंतर्गत काम कर रहा है, चाहे केंद्र सरकार के अंतर्गत काम कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करता है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करता है, चाहे वो राज्य सरकार की नौकरी कर रहा है या केंद्र सरकार की नौकरी कर रहा है, वो व्यक्ति किसी दूसरे देश से, किसी दूसरी कंट्री से, किसी दूसरी कंट्री की सरकार से किसी भी तरीके का गिफ्ट, किसी भी तरीके का मनी, प्राइज मनी, कुछ भी नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको भारत के राष्ट्रपति जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये पॉइंट लिख लीजिए, याद रखो। जैसे एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, मान लीजिए भारत का कोई आईएएस अधिकारी है। अभी जो आईएएस अधिकारी है, इन आईएएस अधिकारी यूएस एम्बेसी के अंदर काम करते हैं। हाँ, यूएस एम्बेसी के अंदर ये आईएएस अधिकारी काम करते हैं। आईएफएस अधिकारी फॉरेन सर्विसेज के मान लेते हैं, इंडियन एम्बेसी के अंदर है और अमेरिका के अंदर स्टैब्लिश है इंडियन एम्बेसी, वहां पर काम करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ये करते हैं कि आईएफएस अधिकारी को एक पोर्शे गिफ्ट करते हैं। पोर्शे बताया, कार आती गिफ्ट करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज़ इन्होंने काफी अच्छा काम किया। अब ऐसी कंडीशन के अंदर ये माना जाता है कि गिफ्ट नहीं है, ये एक तरीके का ब्राइब है, ये एक तरीके की रिश्वत है। और अगर ये रिश्वत है तो आप रिश्वत तो ले नहीं सकते। दैट्स व्हाई सरकार ने सख्त मना करके रखा है कि कोई भी व्यक्ति जो सरकारी नौकरी के अंदर है वो किसी भी दूसरी स्टेट से, स्टेट मतलब कंट्री की बात कर रहे हैं, किसी भी तरीके का गिफ्ट नहीं ले सकता, किसी भी तरीके का प्रेजेंट नहीं ले सकता। और अगर मैं बात करूं तो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि साहब ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर, समझ में आ गया? नहीं ले सकते बेटा, सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। टाइटल आपको दूसरी कंट्री ने दिया है, आप भारत सरकार से परमिशन लो, सरकार ने बोल दिया हाँ साहब लगा के रख लो, तो आप लगा, समस्या नहीं। ये पॉइंट याद रखिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दोस पोस्ट व्हिच आर गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हां सनी हो सकता है ये एक डेफिनेशन, बट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का एग्जैक्ट डेफिनेशन कहीं भी नहीं दिया गया। अरे पॉइंट याद रखिए, इसको सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं कि भारत सरकार के अंदर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार के लिए या उनकी किसी संस्था में काम कर रहा है, नहीं है ऑफिशियली नहीं दिया गया ये टाइटल, सरकार ने कहा दिया। क्लियर है? नहीं, अपने देश के बिजनेसमैन से क्यों लोगे? ब्राइब है ना, क्यों ले लोगे? समस्या देश की सबसे बड़ी ब्राइब भी तो है। इसलिए देखो, जब तुम अधिकारी बन जाओ, सीडीएस, चलो अभी तो आप लोग सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मैं एक सजेशन देता कि आईएएस बनने के बाद, आईपीएस बनने के बाद, सिविल सर्विसेज के अंदर आने के बाद आपका एक गिफ्ट लेना भी आपको शक के घेरे में खड़ा कर देता है। प्लीज, कई बार पावर होता है। देखो क्या होता है, आईएएस का पावर इतना ज्यादा होता है, आप किसी नए एरिया के नए एसपी साहब बन के गए, कप्तान बन के गए किसी एरिया के, आप अपनी वाइफ के साथ जाते हो, आपकी वाइफ जिस दिन आप जाते हो उसी दिन आपकी वाइफ एक फरमाइश करती है कि चलो अपन नई जगह पर आए, आप तो दिन भर जॉब पर रहोगे, मुझे एक टीवी खरीद के दे दो। आप किसी दुकान में जाते हैं, उस दुकान में जाकर आप टीवी देख के आ जाते हैं कि यार ये जो टीवी है ना, 52 इंच का टीवी, 51 इंच का टीवी, जो भी है, ये बड़ा मुझे पसंद आ गया, बट वो टीवी आपके बजट में नहीं था, बजट के कारण आप अपने आवास पे वापस आ जाते हैं। बिलीव मी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बिलीव मी, अगले दिन वो टीवी आपके घर पे होगा और आपको पता भी नहीं होगा, ना ही आपको उस टीवी के पैसे देने होंगे। क्यों? बिकॉज पावरफुल आदमी के साथ हर कोई दोस्ती करना चाहता है, और दोस्ती करने के लिए अपना छोटा मोटा नुकसान कोई भी आदमी सह लेता है। बट ये उस पावरफुल आदमी के एथिक्स होते कि नहीं, जो चीज लेने की मेरी अभी क्षमता नहीं है या जिस चीज पर मेरा अधिकार नहीं है, मैं उसके ऊपर अपना कब्जा नहीं करूंगा। बिकॉज जब भी आप किसी से गिफ्ट लेते हो ना, जब भी आप किसी से कोई चीज लेते हो, तो इमोशनली और साइकोलॉजिकली आप उसके एहसान के बोझ तले दब जाते हो, है ना? आपका बहुत अच्छा दोस्त है, आपके बहुत अच्छे दोस्त ने, वो कितना ही अच्छा आपका दोस्त है, आपके बहुत अच्छे दोस्त ने आपको एक कार गिफ्ट कर दी, मान लेते हैं, हालांकि करेगा नहीं, पर कार या बहुत महंगी गाड़ी गिफ्ट कर दी। अब आपके ऊपर ये साइकोलॉजिकली, एथिकली आपके दिमाग में एक बोझ रहता है कि यार ये जो इसने चीज मेरे को गिफ्ट करी है ना, इसका भुगतान मेरे को करना है किसी ना किसी तरीके से, ये एक एहसान है इसका मेरे ऊपर। और जब व्यक्ति किसी भी तरह के एहसान के अंदर आता है तो वो अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाता है, ईमानदारी के साथ तो नहीं कर सकता। मैं आपको गारंटी से बोलता हूं, अगर तुम किसी के एहसान के अंदर हो। इसलिए जो अच्छे अधिकारी होते हैं वो हमेशा ये चीज बोलते हैं कि आप कभी भी किसी से कोई चीज लो मत, कभी भी किसी से बहुत बड़ा गिफ्ट कभी मत लो, ऐसा गिफ्ट मत लो जो आपको आप किसी के एहसान के अंदर दबा दे, है ना? इसलिए तो मैंने कहा कि पहचान खुद की होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, जितनी तुम्हारी क्षमता उतनी ही लो। अपने पेरेंट्स कहते हैं कि जितनी चादर उतने पैर पसारने चाहिए, वो बिल्कुल सही बात बोलते हैं कि जब तुम किसी से कुछ चीज ले लेते हो ना, तो फिर तुम उसकी किसी बात को मना नहीं कर सकते, है कि है? सही है, ये पॉइंट याद रखिएगा।
और क्या देखो, आदमी जब किसी से कुछ ले लेता है ना तो उसका आत्मसम्मान जमीन तो ऐसे ही गिर जाता है। कैसे ले लिया, मतलब पता नहीं, गलत चीज। व्यक्ति को दबाने के लिए साम दाम दंड भेद सुना होगा ना। साम दाम, दाम क्या, ये चीज होता है। दंड मतलब डरा के, भेद मतलब हर व्यक्ति का कोई ना कोई राज होता है, उस राज को खोल के उसको दबाने की कोशिश की जाती है। तो इनमें से किसी ना किसी हथकंडे का यूज करता है जब भी किसी व्यक्ति को दबाना होता है। तो आप याद रखिएगा कि जब भी किसी अच्छी पोस्ट पे जाओ, कैप्टन बन जाओ, मेजर बन जाओ, तो हो सकता है कि तुमको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जाए। तो अगर तुम्हारी कोई शौक ही नहीं, तुम्हारी कोई ऐसी आदत ही नहीं, तुम्हारा एथिक्स और तुम्हारा प्रिंसिपल जिसके ऊपर तुम चलते हो बहुत स्ट्रांग है, तो फिर तुम डिविएट नहीं होते अपने पास से। बोलते हैं यार बहुत कड़क अधिकारी, बहुत कड़क ऑफिसर है, इसके पास मत जाओ साहब, ये बिकने वाला नहीं, बहुत कड़क ऑफिसर है। वो क्यों है कड़क ऑफिसर? क्योंकि वो अपने एथिक्स पे चल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। ये पॉइंट याद रखिए। ओके, चलो आगे बात करते हैं। अब एक सवाल ये आता है, कई लोगों के मन में सवाल आया कि साहब ये जो भारत सरकार अवार्ड्स देती है, जैसे अपन बात करें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये जो अवार्ड देती है भारत सरकार, इसको अगर कोई अपने नाम के आगे लगा ले तो क्या ये भी टाइटल होगा? या किसी को अगर अवार्ड मिला है तो क्या वो अवार्ड को अपने नाम के आगे लगा सकता है कि पद्मश्री करके अपने नाम के आगे पद्मश्री और फिर अपना नाम लिख दिया, पद्म भूषण और फिर अपना आगे नाम लिख दिया? किया जा सकता है क्या? इसको लेकर केस चला। केस 1996 के अंदर था, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कही, ध्यान से सुनिएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि देखो ये जो अवार्ड्स है ना, बेसिकली दीज आर नॉट टाइटल्स, है कि दीज आर नॉट टाइटल्स। ये जो अवार्ड्स दिए जाते हैं टाइटल है, ये तो अवार्ड्स है। और अवार्ड ये किसको दिया जाता है? जिस व्यक्ति ने अपनी क्षमता के आधार पर, जिसने कुछ कर्म किया और उस कर्म के आधार पर उसने चीज को अर्जित किया। अर्जित किया मतलब समझ रहे हो, उसने चीज को जीता है या उसने चीज को पाया है। तो ये अवार्ड्स तो है, बट ये आपके टाइटल नहीं है। पहली बात, दीज आर वेरी अवार्ड्स, सिर्फ ये अवार्ड है। बट यहाँ पर इन्होंने ये चीज भी बोली कि इन अवार्ड्स के नाम को आप टाइटल की तरह यूज नहीं कर सकते कि कोई अवार्ड विनर जिसको पद्मश्री मिल गया उसने अपने नाम के आगे पीछे इसको लगा लिया। इसको सफिक्स या प्रीफिक्स के अंदर आप यूज नहीं कर सकते। दोनों चीजें यहाँ पर लिखिए। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात बोली कि साहब ये अवार्ड है ही नहीं, ये अवार्ड है, ये टाइटल नहीं है, बट इनको आप टाइटल की तरह यूज कर भी नहीं सकते। क्लियर है? समझ में आ गया? अभी तो क्या, when you have cold ना, आवाज निकलना मुश्किल हो जाती है। क्लियर है? अरे रतन टाटा उनका नाम है, ऐसा मत करो, नाम है उनका रतन टाटा। अब नाम ही रतन है तो क्या, अब वो टाइटल थोड़ी है नाम। याद रखिए। ओके, काका सर बैठ के पानी पिया कर, नहीं बेटा खड़े होके पिए थे, क्या करें। आर्मी में तो लगाओगे ना अपने नाम के आगे लेफ्टिनेंट, मेजर, कर्नल। हाँ जैकेट पहनना पड़ेगा बेटा। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं अपन आर्टिकल 19 से 22 तक, राइट टू फ्रीडम के। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं। राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या होता है? फ्रीडम का मतलब होता है आजादी। अच्छा, फ्रीडम का मतलब आजादी होता है सच में? सर कोई अपने मतलब क्या इनोवेशन है? आप सुनो बच्चों, क्या कहा है, मैं नाम नहीं बोलूंगा बच्चे का, पर क्या इनोवेशन है? बच्चा पूछ रहा है सर अपने बच्चे का नाम भारत रत्न रख सकते हैं क्या? और अगर भारत रत्न रखा तो क्या एक टाइटल में आएगा कि नहीं आएगा? रख सकते हो बच्चे का नाम भारत रत्न, वो टाइटल थोड़ी ना है। रख दो, रख देना तुम तुम्हारे बच्चे का नाम भारत रत्न, ठीक है? ओके, तुम तो रख दोगे, जब वो बच्चा बड़ा होगा ना तो एक दिन बिठा के तुमसे पूछेगा सवाल, मैंने ऐसा क्या क्या कर दिया था, मैंने ऐसा कि पिताजी आपने मेरा नाम जो है वो भारत रत्न रख दिया, मतलब क्या कुछ गलती हो गई थी क्या? ऐसा मत करना। हाँ रख दो, ओके, हर चीज का जुगाड़ हासिल, मजाक की बात है ऐसा कुछ। चलिए आर्टिकल 19 टू फ्रीडम 19 टू 22 की बात करिए, तो ये राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, हमारे आजादी के अधिकार की बात करते हैं कि हम कितने आजाद हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। अब आर्टिकल 19 की अगर मैं बात करूं, मेरे हिसाब से भारतीय संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स की जब मैं बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट राइट अगर मैं मेरे हिसाब से बताऊं, जिसको हम सब एंजॉय करते हैं हमेशा पूरी लाइफ, हम जिस राइट को एंजॉय करते हैं, दैट इज द आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 याद रखना, आर्टिकल 19 जो है हमको 6 तरह की फ्रीडम्स देता है। कितनी फ्रीडम्स देता है? 6 तरह की फ्रीडम्स देता है। कितनी? 6 तरह की आजादी देता है। कौन कौन सी फ्रीडम्स देता है? ध्यान से सुनिएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम टू रिसाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। एंड इसके बाद ये आपका जो ऑमिट कर दिया गया, ये राइट टू प्रॉपर्टी वाला था, इसको ऑमिट कर दिया बिकॉज आर्टिकल 19 में पहले 7 फ्रीडम थी, अभी कितनी फ्रीडम से? अभी 6 फ्रीडम से। इसके बाद फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो 6 तरह की फ्रीडम्स हमको दी जाती है। आर्टिकल 19 अपने को 6 तरह की फ्रीडम देता है। एक एक फ्रीडम को अपने को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? एक एक फ्रीडम को हमको डिटेल के अंदर पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ जी, कितनी फ्रीडम है? आर्टिकल 19 आपको 6 फ्रीडम देता है, ये नोट कर लेना बेटा। ये पूछा गया, पहले 7 थी, एक हट गई, राइट टू प्रॉपर्टी वाला हट गया, वो आर्टिकल 31 के अंदर जो प्रॉपर्टी का था वो भी हट गया। बेटा डॉक्टर तो लगा सकते हैं ना, एकेडमिक टाइटल है डॉक्टर, बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ओके क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम है उसके बारे में अपन बात करते हैं, और उससे पहले ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, These 6 rights are protected against only state action and not private individuals। ये तो 6 राइट्स हैं आपके।
आर्टिकल 19 में जो आपको 6 अधिकार दिए गए हैं वो केवल और केवल आपको सरकार के अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं, मतलब प्राइवेट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं देते। किसी प्राइवेट व्यक्ति ने अगर आपके राइट्स का वायलेशन किया तो ये बेसिकली बता रहे कि ये जो राइट्स हैं आपको, ये स्टेट के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन यहाँ पर देते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्लियर है। और सरकार इन राइट्स के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती है। दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। क्या होता है एब्सोल्यूट, क्या रिस्ट्रिक्शंस है, अपन इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन पहले राइट की बात करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम सब इसको एंजॉय करते हैं। आई थिंक सबसे बड़ा अधिकार हमारा ये है। किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर अगर किसी व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार ना हो, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का अधिकार ना हो, तो फिर वो एरिया, या मैं कहूंगा कि उस कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है ही नहीं। जैसे एग्जांपल की बात करें अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर कौन है? तालिबान है। अब तालिबान का मामला ऐसा है साहब कि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर लोग बड़े फ्री हैं, हमारे यहाँ पर हम डेमोक्रेसी चलाते हैं, कहने के लिए वो कहते हैं। बट वहां पर आप सब जानते हो कि अगर किसी ने तालिबान के खिलाफ बात कर दी तो उसको मार के, गला काट के टांग दिया जाता है। तो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, वो होती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वहां के लोग अपने विचारों को व्यक्त कर सके, अपनी बातों को बता सके। और इसलिए आर्टिकल 19 के अंदर जो पहली फ्रीडम उनको दी सरकार ने, वो पहली फ्रीडम क्या दे दी कि साहब आपको बोलने का अधिकार है और अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। देखो दोनों चीजें अलग अलग है। एक तो स्पीच के द्वारा बोल के मैं अपनी बात को एक्सप्रेस करता हूं, जैसे मान लो मैं सरकार की किसी पॉलिसी से खुश नहीं। अब अगर मैं सरकार की किसी पॉलिसी से खुश नहीं हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा कि यार सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है ना, ये ठीक नहीं है, मजेदार पॉलिसी नहीं, इससे लोगों का नुकसान हो रहा है, लोगों का भला हो रहा है, जो भी। अब अगर मान लो मैं सरकार की किसी पॉलिसी से बड़ा खुश हो गया तो मैं क्या बोलूंगा? क्या पॉलिसी बनाई सरकार ने, मजा आ गया मोदी जी। करते कि नहीं लोग करते हैं, क्यों? ये फ्रीडम है मेरे पास कि मैं प्रेज भी कर सकता हूं और मैं क्रिटिसाइज भी कर सकता हूं। आई कैन डू एनीथिंग। पर याद रखो, सिर्फ बोल के आप चीजों को एक्सप्रेस नहीं करते हो। यहाँ पर क्या लिखा? फ्रीडम ऑफ स्पीच है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी, दोनों अलग अलग है। स्पीच अलग है कि बोल के आपने अपने विचारों को आपने व्यक्त करा, अपनी चीजों को आपने बोल दिया कि साहब ये कर दिया, वो कर दिया। इसका सबसे बड़ा नतीजा क्या है? इस फ्रीडम ऑफ स्पीच के कारण आप देख रहे हो कि कैसा है, भारत के अंदर आया था, इसने पूरे भारत में तहलका मचा दिया। हाँ, मुझे उसी की बात कर रहा था, लोग टिकटॉक, मतलब क्या था यार वो। ठीक है, अच्छा हुआ सरकार ने बैन कर दिया, है कि नहीं? मतलब बड़ा खुशी हुई थी उस दिन। क्या चल रहा, जितने लोग फ्री थे, लिटरली जितने लोग भारत में फ्री थे, तब ने उसके ऊपर वीडियोस रील्स बनाई। जितने लोग फ्री थे, उससे एक चीज समझ में आई कि यार व्यक्ति कितना फ्री बैठता है, कितना फ्री बैठा। अब एक क्या है, एक डिबेट के अंदर मैं पार्टिसिपेट कर रहा था, मैं बताऊंगा नहीं। उस डिबेट के अंदर जो व्यक्ति था, सामने वाले भाई साहब थे, काफी अच्छे थे, एकेडमिक्स के अंदर काफी अच्छी जगह पर पोस्टेड थे वो भाई साहब। बोलते हैं, उनका पॉइंट ये था, उनका तर्क ये था कि टिकटॉक के द्वारा भारतीय व्यक्ति जो है या भारतीय समाज जो है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। और वो कॉन्फिडेंस ये आया है कि वो कैमरे के सामने अब नाच सकता है। और मैं उनकी इस बात पे बिल्कुल निशब्द रह गया था कि हाँ साहब ठीक है, ओके, सही है कि नहीं। चलिए ठीक है, अपन आगे बात करते हैं। अब देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें। देखो क्या होता है, स्पीच अलग होती है, एक्सप्रेशन अलग होता है। अब एक्सप्रेस क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर करें कि 2004 के अंदर एक केस था। उस केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। ध्यान से सुनिएगा, उस केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति, अपने घर के ऊपर, अपने ऑफिस के ऊपर फ्लैग को होस्ट कर सकता है, झंडा लहरा सकता है। अब ये जब केस चला था तो उस व्यक्ति ने ये कहा था कि आर्टिकल 19 मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आजादी देता है, और अगर मैं अपने फ्लैग को लहरा रहा हूं तो ये भी मैं अपनी एक पैट्रियटिज्म को या अपनी देशभक्ति को एक्सप्रेस कर रहा हूं। तो ये पॉइंट याद रखना मेरा कि सिर्फ बोल के आप अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं करते, एक्सप्रेस करने के कई तरीके होते हैं। जैसे कि यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग करके वो अपने देशभक्ति को एक्सप्रेस कर रहा था। इसके बाद ये देखो, ये जो महिला है, ये जंगल बचाओ की बात कर रही है और ये बेसिकली क्या कर रही है, होर्डिंग लेकर अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रही है। इसके अलावा अगर आप देखें मूवीज के द्वारा, थप्पड़ मूवी का सीन है, मूवीज के द्वारा भी क्या किया जाता है, मूवीज के द्वारा भी अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। समाज की कोई बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है, तो उसको क्या करेंगे, मूवी के द्वारा एक्सप्रेस करते थे। एक मूवी आई थी, आपने शायद देखी होगी, छपाक करके एक मूवी थी। इसमें बताया गया था कि महिलाओं के साथ इस तरीके का बुरा व्यवहार किया जाता है और चेहरे के ऊपर तेजाब फेंक के उनके पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया जाता है। और कितनी आसानी से वो जो तेजाब है, वो जो लिक्विड है, वो कितनी आसानी से भारत की सड़कों के ऊपर बिक रहा था। और एक पूरी जर्नी उसके अंदर बताई थी कि किस तरीके से इन चीजों को किया गया। तो मूवीज के थ्रू क्या किया जाता है, मूवीज के थ्रू भी चीजों को एक्सप्रेस किया जाता है। मेरी ये बात ध्यान रखना, मूवीज के थ्रू भी क्या किया जाता है, चीजों को एक्सप्रेस किया जाता है। समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, जो भी अच्छाइयां, जो भी चीजें, उसको एक्सप्रेस किया जाता है। बट द मेजर प्रॉब्लम विद दैट थिंग, विद दैट पर्टिकुलर आर्टिकल, दैट इन इंडिया जो सबसे ज्यादा मिसयूज इस आर्टिकल का होता है वो यही है, आर्टिकल 19 का क्लॉज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर लोगों ने इतने गलत काम किए हैं। कई बार लोगों ने भारत के ऊपर, क्या कह सकते हैं, सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा दिया है, कई बार सेना के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा दिया है, कई बार किसी पर्टिकुलर धर्म के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा दिया गया। मैं कई बार उस चीज की बुराई भी करता हूं। मूवी अभी बनी थी आदिपुरुष, देखिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। उस मूवी के अंदर क्या किया गया आपने देखा, मुझे नहीं पता कि वो जो मेकर्स थे, संविधान मेकर्स थे, संविधान मेकर्स नहीं बोलूंगा, वो जो मूवी के मेकर्स थे, ऑब्वियसली मूवी मेकर्स ने कभी रामायण पढ़ी भी थी जीवन में? मतलब जो वो करना चाहते थे, अटरम सटरम, बुरा भला, किसी भी तरह की अभद्र भाषा का यूज किया गया, कुछ भी करके यूज करा, और लास्ट में ये बोल दिया गया कि साहब आर्टिकल 19 हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, हम विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती, समझिए इस चीजों को, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, समझिएगा कि कई बार इन चीजों का मिसयूज भी किया जाता है। बहुत सारी चीजों का मिसयूज यहाँ पर किया गया। तो ये गलत चीजें हैं, इसका मिसयूज नहीं किया जा सकता। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर अगर आप देखेंगे, आप लोग को सब समझदार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आज आप इंस्टाग्राम पे देखिए, पूरा इंस्टाग्राम न्यूडिटी से भरा हुआ है, न्यूडिटी से भरा हुआ है। आज की जो जनरेशन है, जब मैं आज की जनरेशन के बारे में सोचता हूँ, लोग बोलते हैं कि हम हमेशा डिप्रेस रहते हैं सर। कई बच्चे बोलते हैं मुझसे, सर हम डिप्रेस रहते हैं, हमारे साथ ये हो जाता है सर, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, हम मोटिवेटेड नहीं। आप कैसे मोटिवेटेड फील करोगे? सुबह उठते ही तुम उस चीज में घुस जाते हो, सुबह उठते ही आंख खुलते ही तुम रील्स में वही चीज को सर्च करते हो।
दैट इज द रॉन्ग थिंग। तुम समझ नहीं रहे हो, ये चीज तुम्हारे माइंड को खाती जा रही है, तुमको पता भी नहीं लग रहा है, तुम्हारे थॉट प्रोसेस को खत्म कर रही है। जिस एज के अंदर तुम्हें इनोवेटिव होना था, उस एज के अंदर तुम क्या बन गए हो, कभी देखो अपने अंदर जाके, समझिए इस चीज को। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की, आपको समझना पड़ेगा। आप लोग तो समझदार लोग हो ना, आप क्या सर्च करते हो? तुम खुद अपने आप को सोचो कि व्हेन यू हैव फ्री टाइम व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, आप क्या कर रहे हो? ऐसी चीजों को सर्च करते हो जो हर जगह पर गलत बताई गई कि इन चीजों पे नहीं जाना है आपको। केवल और केवल नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होती है। ह्यूमन टेंडेंसी साइकोलॉजिकली, इंसान का जो दिमाग है वो नेगेटिविटी की तरफ, नेगेटिव ट्रेट्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, और उन नेगेटिव ट्रेट्स को, उन चीजों को हमने अवेलेबल करवा दिया जो 24/7 तुम्हारे साथ है। नाउ अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हो। समझो इस चीज को, समझो 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 कि डिस्ट्रैक्शन तुमको खाता जा रहा है, तुम्हारे एम को, तुम्हारी इंस्पिरेशंस को, तुम्हारे एस्पिरेशंस को, तुम्हारे गोल को, सबको खा गया ये चीज। समझो डिस्ट्रैक्शन। तो मैं नहीं बोलता कि इसको दूर कर दो, फोन बंद कर दो ना, यू शुड हैव दैट कंट्रोल ऑन योर ओन सेल्फ कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं इस चीज को कंट्रोल कर लूंगा, मैं मेरे दिमाग को कंट्रोल कर सकता हूं। अगर तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो तब तुम फौज में जाने लायक हो, यहां पर तुम्हें पूरी बटालियन को कंट्रोल करो। सारी बात समझो बेटा, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। लोग बोलते सर एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे, कैसे क्लियर होंगे, कैसे होगा एग्जाम क्लियर, हाउ इट्स पॉसिबल, इवन कैसे हो सकता है? तुम्हारा माइंडसेट ही नहीं है, वो वाला नहीं है, क्या कर रहे हैं, समझो। चलो आगे बात करते हैं, है ना। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की अपन बात करेंगे। मूवीज के द्वारा चीजों को एक्सप्रेस किया जाता है। ये देखिए एप्स के द्वारा कई बार करते हैं, इंस्टाग्राम पर एक्सप्रेस कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर एक्सप्रेस करते हैं। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इसके अंतर्गत आता है ना। प्रेस को क्या कहा जाता है? फोर्थ पिलर कहा जाता है कि नहीं? फोर्थ पिलर कहा जाता है। और फोर्थ पिलर जब कहा जाता है तो प्रेस के पास अधिकार है कि वो सरकार के बारे में भी लिख सकती है, सरकार के बारे में बुराई भी कर सकती है, अच्छाई भी कर सकती है। तो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात की जाती है। राइट टू इन्फॉर्मेशन अपने पास से पढ़ेंगे अपन आरटीआई के बारे में, याद रखना राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आर्टिकल 19 के अंदर आता है, इसको नोट कर लो, प्लीज नोट इट डाउन। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है ये पढ़ेंगे अपन आगे, 2005 के अंदर आया था, बट राइट टू इन्फॉर्मेशन भी किसके अंदर आता है? आर्टिकल 19 के अंदर ही आता है। क्लियर है? समझ में आ गया? देखो पूरी दुनिया में जब भी लोगों को दबाना था तो लोगों को किसी ना किसी चीज से दूर कर दिया गया था। ओके, पुराने जमाने की अपन बात करें तो उस समय लोगों को पैसों से दूर कर दिया गया, उनको गरीबी में रखा गया। समय बढ़ता गया तो फिर लोगों को एजुकेशन से दूर कर दिया गया। उसके बाद जब समय बढ़ा तो लोगों को अच्छी बातों से दूर किया जा रहा है। ये समझो, तुमको समझना पड़ेगा। और आज का जो माहौल है, बिलीव मी, अगर तुम्हारे अंदर 10% भी डिटर्मिनेशन है ना तो तुम राज कर सकते हो तुम्हारी फील्ड में। बस आज दुनिया कमजोर लोगों से भरी पड़ी है, देखो अपने आसपास, फिजिकली मेंटली दे आर वीक, छोटी सी बात में घबरा जाते हैं, छोटी सी से डर जाते हैं, डिस्ट्रैक्टेड है, गलत जगहों पर लगे हुए, नेगेटिविटी फैली है सब जगह। आज के टाइम पर आगे बढ़ना बहुत आसान है अगर तुम्हारे अंदर वो डिटर्मिनेशन है, समझो उस चीज को, तो उस चीज को पॉजिटिवली लो। ये जो चीजें हैं मुझे इसका इंपैक्ट मैं मेरे ऊपर नहीं आने दूंगा। मैं हमेशा चीज बोलता हूँ, जीवन में अपना एक आइडल चुनो, है ना, एक जीवन में अपना एक आइडल चुनो, चाहे तो किसी धार्मिक किताब को चुनो, चाहे किसी व्यक्ति को चुनो, या किसी भी महान भगवान को, जिसको भी चुनना चाहते चुनो। और उन्होंने जिन कर्मों को करके उन्होंने जो सक्सेस प्राप्त करी थी, तुम भी उन्हीं कर्मों के ऊपर चलो, उनके कदमों पे चलो, उनकी बातों को अपने अंदर लेकर आने की कोशिश करो। दैट इज इंपॉर्टेंट, तब जाकर तुम कहीं पहुंच पाओ। ये बात ध्यान रखो, बहुत जरूरी है आज के टाइम पर, बहुत जरूरी। मतलब बच्चा परेशान है आज के टाइम पे, आप देखो ना कितना डिस्ट्रैक्शन है, परेशान हो जाते हैं कि करे तो करे क्या सर, सुबह उठते ही दिमाग में वही चीज आती है, माइंड में वही चीज आ रही है, क्या करें। ओके, है ना। तो याद रखना फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इसके अंतर्गत आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी इसके अंदर आता है, और ये भी चीज इसके अंदर आती है। हमारे फ्लैग होस्टिंग की जब हमने बात करी थी, ये भी इसके अंदर आती है। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि क्या ये हमारी जो फ्रीडम होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इज दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज एब्सोल्यूट? ये एब्सोल्यूट है, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, या इट इज आल्सो सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन? बताइए। बताइए। अकेले में टाइम बिताओ, है ना, अपने आप को जानो, अपने आप से बात करो, सबसे अच्छा तरीका होता है। तुम 10 लोगों से बात करते हो, केवल आधा घंटा अपने आप के साथ बिताओ, अपना इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने बारे में जानने की कोशिश करो कि मेरे अंदर क्या चाहिए, मेरे अंदर क्या कमी है। हमेशा मैं बोलता हूँ अपने बच्चों को कि रात को सोने से पहले, जो सोने के पहले के तुम्हारे 5 मिनट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उस 5 मिनट के अंदर सोचो कि आज के पूरे दिन में मैंने क्या गलतियां करी, मैंने क्या अच्छा काम किया, और अगले दिन में उन गलतियों को नहीं दोहराने वाला हूँ। मैंने किसके साथ कैसा व्यवहार किया, मैंने आज कितना टाइम किस चीज पे बिताया। अपना इंट्रोस्पेक्शन करो, स्वयं का मूल्यांकन करना, ये केवल एक तरीका है आज के समय पे जो तुमको गलत आदतों पे जाने से बचाएगा। बिकॉज तुम खुद के अंदर वो गिल्ट महसूस करोगे कि यार ये मैंने गलत कर दिया। ये पॉइंट याद रखना। बिल्कुल, दे आर सब्जेक्टेड टू सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हो। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई ग्राउंड्स इसके बताए हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें कि राइट टू प्रोपगेट वंस यूज एज वेल एज यूज ऑफ अदर्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस हमारे यहाँ पर है, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट हमारे यहाँ पर दी जाती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये सारी फ्रीडम्स अपने यहाँ पर है। राइट अगेंस्ट टेपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, मतलब सरकार आपका टेलीफोन टैप नहीं कर सकती है। राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ऑन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। राइट टू टेलीकास्ट है, अपने याद रखना, मतलब न्यूज चैनल्स अपने हिसाब से चीजों को दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी दिखा देंगे, बट अपने हिसाब से चीजों को यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। बट आगे अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि क्या एब्सोल्यूट है, तो नहीं, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, दीज आर सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। भारत सरकार जो है, या जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं, कुछ बेसिस के ऊपर इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। जैसे एग्जांपल की बात करें, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट। अब जैसे एग्जांपल की बात करें कि हमारे यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, ध्यान से सुनना, हमारे यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं और कोई न्यूज़पेपर एक ऐसा आर्टिकल छाप देता है या एक ऐसा आर्टिकल छापता है जिसमें यूएस प्रेसिडेंट की उसने बहुत बुराई करी, तो भारत सरकार को अधिकार है कि वो उस आर्टिकल को पब्लिश होने से रोक सकते हैं।
वहां पर फ्रीडम ऑफ प्रेस काम नहीं आएगी। क्यों? आप फ्रेंडली रिलेशन है अपनी उस कंट्री के साथ, बहुत अच्छे रिलेशन है, आप अपनी पर्सनल ग्रज की वजह से आप क्या कर रहे हो, उनके खिलाफ बातें लिख रहे हो, ये नहीं कर सकते। आई बात समझ में? नेक्स्ट, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एग्जामिनेशन एग्जाम्पल की मैं बात करूं कि किसी व्यक्ति ने व्हाट्सएप के ऊपर एक बहुत विवादित पोस्ट भेजी है किसी दूसरे धर्म के खिलाफ, अब इससे होगा ये कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाएगा। क्यों? दो धर्मों के बीच में लड़ाई हो जाएगी ना, समस्या हो जाएगी। तो ये आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर क्या लगाता है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है? कौशिक पूछ रहे सर अगर प्रिंट हो गया तो सजा देगी सरकार, फिर उसको सीधी सी बात। तो ये कुछ ग्राउंड्स है, याद रखिएगा, जिनके ऊपर क्या लगाया जा सकता है, आपकी फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, एब्सोल्यूट नहीं है। These are subjected to reasonable restrictions. Clear है? समझ में आ गया? यहां तक आगे बढ़े। Yes. Sorry. क्रिमिनल्स के फोन कैसे टैप किए जाते हैं, उनके लिए अलग कानून है, उनके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है, बताया आपको। आगे बढ़े, बताइए आगे बढ़े। आर्टिकल 19 पहली फ्रीडम होगी, दूसरी पे चले। क्लियर है? अंजलि शर्मा सर लोगों की सोच कैसे बदल सकते हैं? मत बदलो किसी की सोच, कोई जरूरत नहीं है तुमको किसी की सोच बदलने की, अपनी सोच पे कायम रहो। किसी की सोच बदलना, देखो क्या है ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, आज के टाइम पर कोई आदमी खराब है तो खराब ही रहेगा यार, सच बता रहा हूं तुमको। तुम उसके अंदर अच्छाई लाने की कोशिश अगर कर रहे हो ना कि मैं इसके सोच को बदल दूं, इसके विचारों को बदल दूं, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इफ समवन इज बैड और शी इज बैड, शी विल बी बैड, वो बैड ही रहेगा। जब तक उसको खुद से रियलाइजेशन नहीं होगा, जब तक खुद से ठोकर नहीं लगेगी, तब तक वो आदमी सुधर नहीं सकता। ये बात याद रखो। तुम कितना भी बोल दो, कुछ भी कर लो, काउंसलिंग कर लो, नहीं होता। अगर साइकोलॉजिस्ट में बता सकता हूं कि आज के टाइम पर जो मेंटल कंडीशन होती है लोगों की, वो बहुत अलग है। जब तक खुद से वो व्यक्ति उस चीज को फेस नहीं करता है, तब तक फिर वो नहीं सुधरेगा। आप कुछ भी करते जाओ, अपने को किसी को नहीं सुधारना, अपने को अपने आप को अच्छा बनाना, बस दैट्स इट। ये चीज ओके, ये बात ध्यान रखनी, क्योंकि दूसरे को सुधारते सुधारते अपन नेगेटिविटी में आ जाता है। अरे तो सुधर ही नहीं रहा है, क्या कर, मत सुधर भाई, ठीक है, तेरा जीवन कर ले खराब, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लिटरली आपको लग रहा होगा कैसी बात कर रहे हैं, सच बोल रहा हूं मैं, उसका जीवन है। जब खुद व्यक्ति ठोकर खाएगा तब समझेगा। किसी के बोलने से अगर लोग सुधर जाते हैं तो आज तो क्या, सेल्फ रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपकी कोई बात उसको लग जाए कि यार ये बात इसने बहुत अच्छी कही, पर वो कुछ ही लोगों के अंदर होती है, सबके अंदर नहीं होती। चलो, इसके बाद जो दूसरी फ्रीडम है वो अपनी संविधान ने अपने को देकर रखी है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आपके पास ये फ्रीडम है कि आप असेंबल हो सकते हैं। असेंबल का क्या मतलब होता है? आप इकट्ठा हो सकते हैं। कैसे इकट्ठा हो सकते हैं? विदाउट आर्म्स, पीसफुली, शांति के साथ आप इकट्ठा हो सकते हैं। विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के आपको इकट्ठा होने की आजादी यहाँ पर सरकार आपको देती है कि आप इकट्ठा हो जाइए, आप जुलूस निकालिए, आप असेंबल हो जाइए, प्रदर्शन करना है कर लो, बट कैसे करना है प्रदर्शन? आपको पीसफुली करना है, किसी व्यक्ति को उससे परेशानी नहीं होनी चाहिए, और आपके पास किसी भी तरीके का हथियार नहीं होना चाहिए। पॉइंट याद रखिए, किसी भी तरीके का हथियार आपके पास नहीं होना चाहिए। विदाउट आर्म्स की बात करते हैं। अब इसके अंदर कुछ चीजें देखो, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, सभी को अधिकार है कि बिना हथियारों के आप असेंबल हो सकते हैं। राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन एंड टेक आउट प्रोसेशंस, ये अधिकार है तुमको। पब्लिक मीटिंग आप अटेंड कर सकते हो, मतलब चुनाव की रैली चल रही है, आप रैली बुला सकते हो। आप शादी का प्रोसेशन निकाल सकते हो। प्रोसेशन सिर्फ शादी का नहीं होता, बहुत सारे प्रोसेशन होते हैं, बट शादी का जुलूस आप निकाल सकते हो, धार्मिक जुलूस आप निकाल सकते हो, सरकार आपको इसकी आजादी देती है। इसके बाद अब कब निकाल सकते हो? ओनली ऑन द पब्लिक लैंड, पीसफुली एंड अनआर्म्ड। इसका मतलब क्या होता है? अब मान लो कि तुमको सरकार के खिलाफ धरना देना है, हालांकि नहीं दोगे, बट मान लो तुमको सरकार के खिलाफ धरना देना है। अब धरने की जगह क्या होगी? अब मान लो मेरा घर है, तो तुम मेरे घर में आके बैठ के थोड़ी सरकार के खिलाफ धरना दोगे कि अरे प्रथमेश सर के घर में आके सरकार के खिलाफ धरना दे रहे, तो ये सरकार घर के बाहर गार्डन खाली, वहीं बैठ जाते, वहीं धरना देते। अरे भाई साहब ये नहीं कर सकते। कहां दे सकते हो? ओनली ऑन पब्लिक लैंड। पब्लिक लैंड पे दे सकते हो, हर किसी की जगह पे नहीं दे सकते, ये पॉइंट याद रखना। दूसरा, शांति के साथ, ऐसा नहीं कि वहां जाके तुम झगड़ा कर रहे हो, चिल्ला चोट हो रही है, अनाम, बिना हथियारों के, ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? यस। नेक्स्ट पॉइंट, डज नॉट प्रोटेस्ट वायलेंट डिसऑर्डनरी राइट्स असेंबलीज और वन दैट कॉज। याद रखिए, आप असेंबल हो सकते हो, बट आपकी असेंबली के द्वारा कि आप असेंबल हो रहे हो, आपकी असेंबली से अगर एक खतरा है कि आपके असेंबल होने से दंगे हो सकते हैं, झगड़ा हो सकता है, आप लोगों को परेशान करोगे, तो सरकार आपको असेंबल होने से रोक सकती है। जैसे अभी देखा ना किसान आंदोलन में दिल्ली आ रहा था, यूपी भी आ रहा था, सरकार ने रोक दिया था, रोकने की कोशिश करी थी। क्यों? सरकार को यह डर था कि इस आंदोलन की वजह से ये जो लोग असेंबल हुए, इनकी वजह से दूसरों को खतरा है, इनकी वजह से दंगे फैल सकते हैं, दूसरों को समस्या हो सकती है, तो ये किया जा सकता है। पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है? आर्म्स में क्या क्या आता है? सब आता है बेटा, तलवार भी आती है आर्म्स के अंदर। हाँ, ये पॉइंट याद रखिए। नेक्स्ट, अगर आपने पब्लिक पीस को ब्रीज किया है, मतलब लोगों की शांति को भंग किया है, तो सरकार तुम्हारे धरने को रोक देगी या तुम्हारे जुलूस को नहीं होने देगी। आपने देखा है ना, जब भी जुलूस लेने करवाने जाना है या जुलूस निकालना है, तो एसपी साहब से या जिले के कप्तान से परमिशन लेनी पड़ती है कि साहब ये जुलूस निकाले कि नहीं निकाले। वो देखते हैं पहले कि किस रूट पे जाएगा, उस रूट पे अगर आपका जुलूस निकलता है तो किसी को समस्या तो नहीं होगी, ये तो नहीं होगा, उसके बाद परमिशन देते। क्यों? बिकॉज ये एब्सोल्यूट नहीं है। अगर आपके जुलूस निकालने से, अगर आपके असेंबल होने से किसी को समस्या हो रही है, तो फिर ये अधिकार आपका नहीं रहता। ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? स्ट्राइक अलग है बेटा, स्ट्राइक अलग है, बताऊंगा अभी। इसमें राइट टू स्ट्राइक इंक्लूड नहीं होता है, नोट कर लीजिए। असेंबल होना अलग चीज होती है, स्ट्राइक अलग होती है। स्ट्राइक क्या है? हड़ताल। तुम किसी फैक्ट्री में काम करते हो, तुम धरना देके बैठ गए, वो स्ट्राइक होती है। वो नहीं कर सकते तुम कि तुम धरना देकर बैठ गए। राइट टू स्ट्राइक तुम्हारे पास नहीं है, याद रखिएगा। आर्टिकल 19 आपको राइट टू स्ट्राइक का अधिकार नहीं देता है। और ये पॉइंट याद रखो, आप धरना कहां दोगे?
ये जगह, ये प्लेस भी सरकार डिसाइड करती है, पता है कि नहीं? हाँ, सरकार बताती कि नहीं वहां जाके धरना दो, यहाँ दोगे तो लोगों को परेशानी होगी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि तुम्हारे पास अधिकार है असेंबल होने का, पीसीबली असेंबल होने का, बट ये सब नहीं कर सकते। और इन दो ग्राउंड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है। पहला, पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे हमने देखा है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। कितने बेसिस पे? दो ग्राउंड्स इसके। पहला, पब्लिक ऑर्डर के साथ दूसरों को समस्या हो रही है, दंगे हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। दूसरा, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जब देश की अखंडता के ऊपर आपके उस जुलूस को निकालने से खतरा आ जाए, मतलब दंगे फसाद की संभावना है। आप ऐसा जुलूस निकाल रहे हो जिसमें किसी देश के विरोधी नारे लगा रहे हो, या आप किसी धर्म के विरुद्ध नारे लगा रहे हो, किसी जाति के विरुद्ध नारे लगा रहे हो, तो फिर वो सरकार आपको निकालने नहीं देगी। तो ये दो ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? नहीं, आंदोलन नहीं, आंदोलन में एजिटेशन में कहां परमिशन लेनी चाहिए, पर लेते हैं क्या परमिशन? तभी तो पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। करते रहो स्ट्राइक, तुम्हारा फंडामेंटल राइट नहीं है, याद रखिएगा। राइट टू स्ट्राइक इज नॉट द फंडामेंटल राइट, नोट इट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू स्ट्राइक फंडामेंटल राइट नहीं है, नोट कर लो इसको, प्लीज नोट करो बेटा इसको। राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। सॉरी, क्लियर है? पब्लिक ऑर्डर एक्सप्लेन कर दूं? देखो, पब्लिक ऑर्डर का मतलब ये होता है कि लोगों की शांति भंग नहीं होनी चाहिए। हमारा समाज, हमारे देश, हमारा शहर, हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारा गांव एक ऑर्डर के अंदर चलता है। लॉ एंड ऑर्डर सुना है ना? लॉ एंड ऑर्डर मतलब हमारा देश, हमारा समाज, आप जहां रहते हो एक नियम के तहत चलता है, सब लोग शांति से रहते हैं, गाड़ियां इधर से उधर हो रही हैं, लोग अपने काम पर जा रहे हैं। अगर तुम्हारे जुलूस से ये ऑर्डर बिगड़ता है, ये जो पूरा क्रम है उस शहर के चलने का वो बिगड़ता है, तो साहब फिर जुलूस करने की परमिशन सरकार तुमको नहीं देगी। अब तुम बोलोगे मेन रोड के ऊपर ही हम तो धरना देंगे, वहां से सुबह सुबह ऑफिस जाने का टाइम है तुम्हारा सबका, फिर वो नहीं कर सकते। ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है? हाँ, फिर भी कर लेते हैं, तभी तो लाठी चार्ज होता है। स्ट्राइक नहीं है अपने पास, तभी तो पुलिस क्या कर लेती है? राइट टू स्ट्राइक, जो लोग स्ट्राइक करते हैं उनको अरेस्ट कर लेती है, बिकॉज़ वी डोंट हैव द राइट टू स्ट्राइक। क्लियर है? राइट टू स्ट्राइक अपने पास नहीं, तो स्ट्राइक मत कर लेना भाई, अपने पास अधिकार नहीं है। क्लियर है इतना? चलिए, अब आते हैं अपन धारा 144 की तरफ। थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है बट इंपॉर्टेंट है, जुलूस को लेकर मैं बता दूं। सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीडिंग सीपीसी 1973। कर्फ्यू के बारे में सुना है? धारा 144 कर्फ्यू, कुछ सुना है इसके बारे में? क्या होता है धारा 144? नहीं, आर्मी वालों के लिए नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है बेटा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, पैरामिलिट्री, पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि या तो उनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, कुछ फंडामेंटल राइट्स को, या सारे फंडामेंटल राइट्स को ले लेंगे, है ना? पॉइंट याद रखिएगा, करेंगे अपन इसके बारे में बात आगे। चलिए, कर्फ्यू सुना है आपने? कर्फ्यू सुना होगा, धारा 144 लग गई है, गड़बड़ होगी, शहर में दंगे चल रहे, धारा 144 लग गई, मतलब पुलिस पकड़ के ले जाएगी, बाहर निकले तो। सुना होगा इसके बारे में, मूवीज के अंदर आप ग्रुप्स के अंदर खड़े नहीं रह सकते, है ना? जैसे अभी जब अग्निवीर वाली एंट्री आई थी तो बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, आगजनी की घटनाएं हुई थी, तो धारा 144 लगा दी गई थी। तब उस केस में ये फंडामेंटल राइट तुम्हारे पास होता है कि नहीं होता, इसके बारे में बात करते हैं। क्या लिखा है देखो, Magistrate can restrain an assembly meeting or procession at risk of obstruction, annoyance or danger to human life, health or safety or disturbance of the public tranquility or riot or any affair। देखो सीधी सी मैं बात करूं, यहां पर एक चीज याद रखो, धारा 144 के अंदर तुम असेंबल नहीं हो सकते, चाहे तुम्हारी असेंबली पीसेबली हो, चाहे तुम्हारी असेंबली विदाउट आर्म्स हो। अगर शहर में धारा 144 लगी है, कर्फ्यू लग रहा है, और तुम बोलोगे साहब हम तो जुलूस निकालेंगे, हमारे दोस्त का जन्मदिन है, हम शांति से जाएंगे उसको कंधे पे लेके मतलब यहाँ बिठा के ना, बस जुलूस निकाला, जन्मदिन है, हमारा दिन थोड़ी ना, कंधे पे बिठा के मतलब यहाँ बिठा के हम शांति से निकालेंगे जुलूस, तो वो तुम नहीं कर सकते, है ना? ये चीज याद रखिएगा कि हम तो जा रहे हैं, तो ये पॉइंट याद रखना, कर्फ्यू के टाइम तुम कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया प्रथम पांडे? हाँ, क्योंकि मैं समझ गया हूं तुम दोस्त को ले जाओगे तो किस तरीके से ले जाओगे वो मैं जानता हूं ना, इसलिए मैंने बोल दिया कि भाई साहब ये कंधे की बात कर रहा हूं। अरे बाकी हम अपने को पता ही है कि चार दोस्त जब हम मिलते हैं और कोई दोस्त का जन्मदिन मनाना और उसको कंधे पे ले जाना है तो कैसे ले जाएंगे, वो हम सब जानते हैं। चलिए, क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़े। देखो, डेथ के टाइम पर चीजें अलग है ना, 144 में डेथ होगी तो वो चीजें बहुत अलग होती है बेटा, फिर भी परमिशन लेनी पड़ती है, लोग बाहर नहीं। सर दाढ़ी क्यों बढ़ा रहे हो? अरे दाढ़ी इसलिए बढ़ा रहे हैं कि नो शेव नवंबर चल रहा है ना, इसलिए रीजन है उसके पीछे। क्या होता है ना, देखो अब चैरिटी करने का तरीका रखा है अमेरिकन्स और ब्रिटिशर्स ने, बोला कि आपकी शेविंग और ग्रूमिंग पे जो नवंबर में मंथ में आप जितना खर्चा करते हैं उसको चैरिटी में दान दे दो, तो उन्होंने नया एक कॉन्सेप्ट बना दिया, नो शेव नवंबर। ठीक है भैया, ठीक है। चलिए, आगे पढ़ना है या इतना ही? आगे पढ़ना है आज इतना ही? जल्दी बता दो, टाइम तो लगभग हो गया है। आप लोग बता दो, इतना ही है कि आगे करें? इतना ही, आराम आराम से करेंगे, क्योंकि समझ में आनी चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारा करवा दूं, बस इतना ही। चलो समय हो गया है सर, रहने दीजिए। ठीक है, चलो ठीक है, आज इतना ही करते हैं, फिर आगे अपन कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।